तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन सी आई लर्निंग। अभी तक हमने पीजीबीपी का 3 पार्ट कर लिया है, जिसमें से हमने सेक्शन 30 पढ़ लिया, सेक्शन 31, 32, 43 1, 43 6, 30, 31, 32, 43 1, 43 6, 40 ए एंड 43 बी। ये सेक्शंस हमने कर लिए हैं। आज हम जो सेक्शन करेंगे वो होगा 33 ए बी, ठीक है, और इसके साथ 35, ठीक है। ये दोनों सेक्शंस के बाद फिर हम करने जाएंगे 36। वैसे 35 में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो भी फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 36 कवर कर ले। और ये खत्म हो जाने के बाद फिर हमारे पास सेक्शंस जो बच जाते हैं, 37 हमने कर लिया है, 37 हमने कर लिया है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। इसमें 37 में कुछ जनरल पॉइंट्स है जो कि केस स्टडी से भी आया हुआ है, और जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है और उसमें एक पॉइंट डाल देता है कि अगर ये खर्चा हमने किया तो क्या होगा, मतलब ये खर्चा किया तो क्या होगा, ऐसा नहीं लिखा होता। उसमें उस खर्चे को दे दिया हुआ होता है कि मान लीजिए कोई डैम है, डैम बना एंड देन उसके डैम टूट गया जी, और हमारे जो फैक्ट्री है वहाँ तक पानी नहीं है पहुँच रहा है, तो उसके लिए हमने उसको मतलब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाया और उसके ऊपर कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया, एंड देन उसका पानी हमारे फैक्ट्री तक आ रहा है और जिससे हमें जो है सो फ़ायदा हो रहा है। तो उसके ऊपर अगर खर्च करते हो तो सरकार का होता है डैम, तो उसके ऊपर अगर खर्च करते हैं तो क्या उसका एक्सपेंस हमको मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। तो ये क्या है, ये एक केस स्टडी का पार्ट है। लेकिन क्या होता है ना, जब हम केस स्टडी पढ़ने लग जाते हैं या फिर कुछ ऐसा दूसरी चीज़ की बोनस इशू हमने किया या राइट शेयर इशू किया या फिर कोई आईपीओ हमने निकाला एंड देन उसके लिए हम कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, तो क्या उस एक्सपेंस का खर्चा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई न्यू प्रोजेक्ट के लिए है, ठीक है ना। तो इस ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो 37 में, मैंने तो सिर्फ आपको 2 लाइन में 37 खत्म करवा दिया था कि भैया देखिए ऐसा है कि अगर कोई पर्सनल नेचर का खर्चा नहीं है, कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं है, जो रेवेन्यू नेचर का खर्चा और एक्सक्लूसिव बिजनेस के लिए है, तो वो 37 में दे दो। लेकिन फिर भी ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो लगता तो है कि हमारे पर्सनल नेचर का खर्चा है, या फिर ऐसा लगता है कि हमारे बिजनेस नेचर का खर्चा है, लेकिन उसका जो है उस खर्चे का जो है सो डिडक्शन हमको अपने कंपनी में हमें अपने बिजनेस में नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो वैसे कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो सिर्फ 37 से नहीं आएंगे, वो 36 से आएंगे, 35 से आएंगे, बहुत सारे सबसे मिक्स करके मैं कुछ आपको पॉइंट्स लिखवा दूंगा। 13, 14, 15 पॉइंट्स हैं जो कि आपको जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एग्जाम में जाएंगे तो डायरेक्टली वो पॉइंट आपको याद आएगा और उस क्लिक करेगा और देन आप उसको अलाउ या डिसअलाउ कर देंगे, ठीक है ना। तो वो लास्ट की बात है, जब पीजीपी खत्म हो जाएगा उसके बाद जब हम क्वेश्चन आंसर का लेक्चर ले रहे होंगे, क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद ये सब जब सेक्शन खत्म हो जाएगा तो देखो 34, 38 ये सेक्शंस कुछ नहीं है, 39 ये सब सेक्शन कुछ नहीं है, ये किसी ना किसी सेक्शन को सपोर्ट करता है। जैसे 38, 34 जो है वो डेप्रिसिएशन को सपोर्ट करता है, 29, ठीक है ना, ये भी कुछ नहीं है, ये कंप्यूटेशन के बारे में बताता है। जो मैंने आपको इनकम माइनस इनकम बोला था, उसमें से माइनस एक्सपेंस के बारे में बात की थी, है ना। तो उसी चीज़ के बारे में ये 29 बताता है कि 41 क्या होता है, 40 क्या होता है, 29 क्या होता है, 30 से 37 क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ के बारे में 29 बताता है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 29, 34, 38, 39 इन सब से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, और ये सपोर्टिंग है, इसको कहीं रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद जनरल पॉइंट हो जाने के बाद मतलब जनरल पॉइंट नहीं, ये 33 ए बी, 36, 35। अच्छा, इसमें एक और सेक्शन है 33 ए बी ए। अपना सेक्शन आता है 44। तो जो मैंने 2 क्लासेस आपको बोली थी कि यानी एक तो ये क्लास आएगा, एक तो ये क्लास है, इसके बाद एक और पीजीपी की क्लास आएगी, उसमें आपका पीजीपी सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें एक्सक्लूसिव हम लोग 44 सेक्शन पढ़ेंगे। 44 सेक्शन एक्सक्लूसिवली उसमें इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उसमें बहुत ढेर सारे सब सेक्शंस हैं, ढेर सारे क्लॉजेज हैं, और जो 44 में जो प्रोविजंस है वो बहुत सारे अलग अलग बिजनेस के लिए बात करता है।
तो उसमें क्या है ना, हमें चैन से पढ़ना पड़ेगा। उसमें किसी और चीज़ का अगर 30 से 37 तक वाला रेफरेंस है नहीं तो उसको हम रेफ़र करेंगे नहीं। 35, 36, 33 ये सब कुछ नहीं है। तो उसको एक तरीके से समझ लीजिए कि अलग चैप्टर के रूप में हम उसको पढ़ेंगे और उसको हम इकट्ठा पढ़ेंगे और इकट्ठा याद रखेंगे, ठीक है ना, उसको कहीं मिक्स नहीं करेंगे। तो आज समझ लो कि आपका सेकेंड लास्ट जो है सो लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं 33 AB से। 35 पढ़ेंगे और 36 पढ़ेंगे, ठीक है ना। अपने इंडिया में 3 तरीके के बिजनेस होते हैं। 3 तरीके के ऐसे बिजनेस होते हैं जो एग्रीकल्चर बिजनेस भी होता है और वो बिजनेस एग्रीकल्चर अदर देन एग्रीकल्चर भी होता है। यानी वो एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें एग्रीकल्चर भी इंक्लूड होता है और एग्रीकल्चर के साथ साथ अदर एक्टिविटीज भी इंक्लूड होते हैं। 3 ऐसे बिजनेस है। टी का बिजनेस हो गया, कॉफी का बिजनेस हो गया, ठीक है, और रबर का बिजनेस हो गया। गवर्नमेंट ये मानती है, और गवर्नमेंट क्या मानती है, सही बात भी है, कि ये तीनों जो बिजनेस है ये फॉरेन करेंसी जनरेट करने का बहुत बड़ा साधन है। क्या होता है कि बाहर की कंट्रीज में, इंडिया में तो चाय का खपत है ही, इंडिया में चाय का खपत तो है ही, कॉफ़ी पीते ही हैं लोग, रबर का यूज इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन ज़्यादा बिजनेस, इन तीनों का बिजनेस ज़्यादा जो है बाहर है, कंट्री के बाहर है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इसका जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो। आप इस तीनों बिजनेस को अगर आप करोगे, ठीक है, टीसीआर अगर आप करते हो तो इस तीनों बिजनेस में हम आपको कुछ क्या देने वाले हैं, छूट देने वाले हैं। यानी इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि टी, कॉफ़ी और रबर तीनों का जब हम बिजनेस इनकम निकालेंगे तो इसमें हम 28 से लेकर के 37 तक को कंसीडर करेंगे, ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे। उसके बाद इनकम में से एक्सपेंस लेस कर देंगे। जो प्रॉफिट आएगा हम उसके ऊपर में आपको रिबेट देंगे, कुछ बेनिफिट देंगे, इसके ऊपर में आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो सेक्शन है हमेशा आपको एग्जाम में 33 AB के साथ रूल रेफर करना है। सिर्फ एकमात्र एक ये रूल है, ठीक है, मतलब 3 रूल इसमें आते हैं। इसके साथ मैं 2 रूल और आपको बताऊंगा, 2 रूल और आपको बताने वाला हूँ जिसको आप हमेशा रेफर करेंगे पीजी जब एग्जाम में जब भी जाएंगे तो हमेशा रेफर करेंगे रूल को। रूल नंबर 7, रूल नंबर 8। अब इस 7 में 2 होते हैं, 7A और 7B, ठीक है। अब रूल नंबर 7A और 7B और रूल 8। अब आपको क्या लगता है, अब आपको क्या लगता है, रूल 7A और B, 7A और B ये एक जैसा है, तो एक जैसा कौन से रूल होगा? आपको लगेगा कि अरे टी और कॉफी है ना एक जैसा है, तो इसके बारे में रूल 7 में लिखा होगा। और एग्जाम में जब आप जाएंगे और आपको डिनोट जब आपको करना होगा तो 7A टी के लिए करेंगे और 7B कॉफी के लिए कर देंगे, या फिर 7A कॉफी के लिए कर देंगे और 7B टी के लिए कर देंगे। ऐसा नहीं करना, कंफ्यूजन ये क्रिएट करता है। टी बिजनेस जो है ये बड़ा बिजनेस है। टी बिजनेस जो है ना ये बड़ा बिजनेस है, ये इतना बड़ा बिजनेस है, इससे जो टी से जो टर्नओवर आता है, टी से जो गवर्नमेंट को फायदा पहुंचता है वो इस दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। टी की खेती भी ज़्यादा होती है, टी से अर्निंग भी ज़्यादा होते हैं। कॉफ़ी तो अब चलने लग गया है इंडिया में, ठीक है, टी तो हमेशा से है, अंग्रेजों के ज़माने से है। तो टी के बारे में एक स्पेशल रूल, अलग से रूल बनाया गया है, वो है रूल नंबर 8। टी के बारे में अलग से रूल बनाया गया है और रूल नंबर है वो 8।
और कॉफ़ी एंड रबर जो है, कॉफ़ी एंड रबर जो है इसके लिए है रूल 7। तो अगर आप रूल 7A और रूल 7B में कंफ्यूज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉफ़ी और रबर के लिए जब रेफर करें तो A और B ना लिखे, सिर्फ रूल 7 लिख दे। लेकिन आपको याद करवा देता हूँ, मैं बैठा ही क्यों हूँ यहाँ पे, याद करवाने के लिए तो बैठा हूँ। तो कॉफ़ी और रबर, ये सी है ना, सी किसके बाद आता है, बी के बाद, तो दिस इज फॉर बी। सी किसके बाद आता है, बी के बाद, तो 7B हो गया कॉफी के लिए, और 7 हो गया, 7A किसके लिए हो गया, रबर के लिए। हो गया यार। टी जो है वो एक सेपरेट रूल उसके लिए लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो अंग्रेजों के ज़माने से टी बेच रहे हैं हम लोग, और टी से जितना टर्नओवर आता है, जितना बेनिफिट गवर्नमेंट को आता है, वो बेनिफिट कॉफ़ी और रबर से ज़्यादा आता है। तो इसलिए टी के लिए एक अलग रूल बनाया गया, और उस रूल को कहते हैं रूल 8। कॉफ़ी, सी से स्टार्ट होता है कॉफ़ी, तो बी के बाद क्या आता है, सी, इसलिए रूल बी किसके लिए होगा, कॉफ़ी के लिए। एंड रूल 7A किसके लिए होगा, ऑब्वियसली रबर के लिए होगा। ठीक है, ये तो हो गया याद रखने वाली बात। अब 33AB, 33AB, 3 बात लिखी हुई है, 3 बात लिखी हुई है, 3 बात लिखी हुई है। टी कॉफी रबर 3 बात लिखी हुई है, 3 बात लिखी हुई है। 3 बिजनेस है, 3 रूल है, 3 बिजनेस है, 3 रूल है। एक रूल ए है, एक रूल बी है, याद हो गया। 3 बिजनेस है, 3 रूल है, एक रूल ए है, एक रूल बी है। 3 बिजनेस है, 3 बिजनेस है, 3 रूल है, एक ए है, एक बी है। ठीक, इस तरीके से आपको याद हो गया। सेक्शन 33, 3 बिजनेस है, 3 रूल है, ए है, बी है। 7A रबर के लिए हो गया, 7B कॉफी के लिए हो गया, और 8 टी के लिए हो गया। ओके फाइन, समझ गए। अब चलते हैं कि इसका प्रोविजन क्या कहता है। देखो, इसका प्रोविजन ये कहता है, सबसे पहले आपको आपको जो है, जो सेक्शन है 33AB, ये अलग बेनिफिट देता है। रूल 33AB जो है ये अलग बेनिफिट देता है, और सेक्शन 33AB जो है ये अलग बेनिफिट देता है, और इसके साथ रूल जो है आपका 7A, 7B और 7C ये अलग बेनिफिट देता है। हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। इस सेक्शन में इससे सवाल जब भी आता है तो स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। इस सेक्शन से सवाल जब भी आता है तो स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गड़बड़ करते हैं। ये सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हम कह सकते हैं, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको समझ में ना आए। देखो, सिंपल सा चीज़ है, इसमें एक बेनिफिट है और इसमें एक बेनिफिट है, 2 बेनिफिट्स हैं। अब सेक्शन 33AB ये कहता है, अब ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 33AB ये कहता है कि एक नाबार्ड होते हैं, ठीक है। इस नाबार्ड अकाउंट में यू हैव टू डिपॉजिट सम अमाउंट। गवर्नमेंट अमाउंट इसमें जमा करवाती है ताकि क्या होता है, इससे होने, आप बिजनेस छोड़े ना, इसमें जब जमा रहेगा तो आप क्या करेंगे, बिजनेस को आप बढ़ाएंगे, आप बिजनेस को बंद नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो एम्प्लॉय जनरेट होता है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इस बिजनेस से, बहुत सारे गांव के लोग को एम्प्लॉय देता है ये, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो सरकार चाहती है कि हम आपका कुछ पैसा रखेंगे ना, आपके अपने पास डिपॉजिट रखेंगे,
तो आप कम से कम ये बिजनेस बंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या कहता है, सरकार बोलते हैं कि नाबार्ड के अकाउंट में आपको कुछ ना कुछ पैसा आपको जमा करके रखना पड़ेगा। तो जितना पैसा आप जमा करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, जितना भी पैसा, वो सारा का सारा आपको प्रॉफिट जो निकलेगा इसमें से डिडक्शन मिल जाएगा। सिंपली वो ये समझिए कि जितना पैसा आप इसमें जमा करते हैं उतने पैसे पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, अब सरकार क्या है, पैसा जमा करवा लेगी तो उसको खर्च तो कर नहीं सकती, अल्टीमेटली तो उसको वापस देना है। तो सरकार को अपना गवर्नमेंट भी तो चलाना है, राजस्व भी तो चलाना है, तो वो पूरा छूट तो दे नहीं सकती, क्योंकि बिजनेस बड़ा है और बड़े बिजनेस से बड़ा टैक्स आता है। तो ये कहती है कि देखो भैया, हम आपको जितना जमा करोगे उतना तो दे देंगे टैक्स, लेकिन एक हम ब्रैकेट देते हैं, यानी उससे ज़्यादा हम आपको टैक्स का छूट नहीं दे सकते। वो ब्रैकेट है 40%, यानी मैक्सिमम आपको गवर्नमेंट प्रॉफिट का 40% में ही डिडक्शन देगी। क्या समझा आपने कि आपको 33AB का कोई बिजनेस है, टी, कॉफी, रबर, उसका आप पीजीवीपी से इनकम कमा रहे हैं। अब आपको कुछ पैसे जो है सो नाबार्ड अकाउंट में जमा करना है। मान लीजिए आपने प्रॉफिट कमाया 1 CR का, 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। नाबार्ड में आप जमा कर रहे हैं 70 लाख, 70 लाख आपने जमा कर दिया। तो सरकार पहले तो सरकार ने कहा था कि भैया जितना जमा करोगे उतना का रिबेट ले जाओ। तो आपको क्या 100 लाख में से 70 लाख छूट मिलना चाहिए था, 70 लाख छूट मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार कहती है नहीं भैया, इतना हम नहीं देंगे, मैक्सिमम हम 40 लाख ही देंगे। ये मैक्सिमम है, यानी या तो आपने जितना जमा कराया या 40 लाख, दैट इज 40% ऑफ दिस अमाउंट, 40% ऑफ पीजीवीपी। तो या तो आपने नाबार्ड में जितना जमा करवाया वो, या 40% ऑफ पीजीवीपी, वो जो होगा आपका जो है सो अलाउएबल डिडक्शन होगा, ठीक। समझ में आ गया। तो इसको एक लाइन में ये लिख सकते हैं, लोअर फ्रॉम नाबार्ड डिपॉजिट एंड सेकेंड, और 40% ऑफ पीजीबी, ठीक है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नीचे लिखो। लोअर फ्रॉम, पहला डिपॉजिट इन नाबार्ड और 40% ऑफ पीजीबी, ठीक है। ये हो गया आपको 33AB से रिबेट मिल गया। यानी आपने बिजनेस इनकम किया, अब उसमें क्या होता है, टी आप उगाते हो और दूसरा भी बिजनेस है, सारे को कंबाइंड करेंगे और उसमें से अगर टी आप बेच रहे हो तो उससे मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, टी का अच्छा दूसरी बात, कंफ्यूज नहीं होइएगा, कॉफ़ी, टी, रबर सेल करने पे ही, देखो सेल करोगे तभी इनकम जनरेट होगा, लेकिन आप सिर्फ सेल नहीं कर रहे हो, उस यानी ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग करके ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करके तब ट्रेड कर रहे हो, तभी ये 33AB मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल रहा। तो सरकार तो ये आपको ये बोल दिया आप कि 33AB में आप रिबेट ले सकते हो, टी एंड कॉफ़ी एंड रबर से आपको इनकम जनरेट हुआ, जितना भी जनरेट हुआ उससे वो कोई मतलब नहीं है। मतलब है 40% कैलकुलेट करने के लिए, पीजीपी का 40% आप कैलकुलेट करेंगे एंड देन
नाबार्ड में जितना जब डिपॉजिट किया है दोनों में से देख लेंगे लोअर अमाउंट कौन है, जो लोअर अमाउंट होगा वो हम डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। दूसरी बात, इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो भी डिडक्शन है ये आपको मिलेगा, पहले ब्रॉड फॉरवर्डेज लॉ जो होता है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को क्लेम करने से पहले मिलता है। यानी अब ब्रॉड फॉरवर्डेड लॉस क्या होता है, तो ब्रॉड फॉरवर्डेड लॉस मतलब होता है पिछले साल मान लो आपको बिजनेस में लॉस हो गया तो सरकार कहती है कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और आगे वाले अगर इनकम होगा, आगे साल में अगर इनकम होगा तो उससे इसको लेस कर लीजिएगा एंड देन अपना काम कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको घटाने के बाद जो बचेगा ना इनकम उसमें से हम आपसे टैक्स लेंगे। तो कहता है ये वाला सेक्शन कि ब्रॉड फॉरवर्डेड लॉस को हम घटाने नहीं देंगे, उससे पहले आप 40% ले लो और उसके बाद आप घटाओ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। दूसरा नंबर, अगर ये डिपॉजिट अगर इसमें करते हैं, दूसरा डोंट विथड्रॉ मनी फ्रॉम नाबार्ड। ठीक है। अब ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन भैया कभी तो कभी निकालोगे, कभी तो कभी कुछ इस्तेमाल करोगे, तो सरकार कहती है कि हाँ बिल्कुल कीजिए ना इस्तेमाल, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको कुछ हम एक स्कीम देते हैं, उस स्कीम के अंदर में रह करके आपको विड्रॉ करना है। आपको कुछ फिक्स्ड एसेट्स के लिस्ट दिए जाते हैं, उस फिक्स्ड एसेट्स के लिस्ट को खरीदने के लिए, यानी लिस्ट को नहीं, उस लिस्ट में से जो फिक्स्ड एसेट्स लिखा हुआ है उस फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए अगर आप नाबार्ड से पैसा निकालते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब फिक्स्ड एसेट्स के खरीदने के लिए आपने पैसा निकाला और उस फिक्स्ड एसेट को आपने खरीदा और उसके बाद 8 साल के अंदर में, जब फिक्स्ड एसेट आपने खरीदा उसके 8 साल के अंदर में अगर आपने उसको बेच दिया तो जितना भी पैसा निकाला था सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। यानी डिपॉजिट किया यहाँ पे, ठीक है, इस डेट पे डिपॉजिट किया, यहाँ विड्रॉ किया फॉर फिक्स्ड एसेट्स, और यहाँ ये फिक्स्ड कौन सा वाला, स्कीम वाला, स्कीम में जो लिखा हुआ है वही वाला, और ये 8 साल होता है, 8 इयर्स। अगर यहाँ कहीं पर भी अगर आपने सेल कर दिया, अगर सेल कर दिया तो ये वाला अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अब भैया समझ में आने के वाले बात ये है, समझ में लाने वाला बात ये है कि वो फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन सा है। देखो भैया, सबसे पहले सरकार क्या है, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देती है। तो सबसे पहले तो कभी भी आप कंप्यूटर खरीदेंगे, कंप्यूटर कभी भी खरीदेंगे ना, तो इसके लिए कभी मना ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर खरीदने के लिए मना नहीं है, कंप्यूटर खरीदने के लिए नाबार्ड से आप पैसे निकाल सकते हैं। अब इंक्लूसिव लिस्ट नहीं दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव लिस्ट दिया हुआ है, यानी बोलता है कि ये एसेट्स आप नहीं खरीद सकते, इसके अलावा कोई भी एसेट्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो एक तो कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जो ऑफिस में लगाना है आपको, ठीक है, या रेसिडेंशियल बिल्डिंग में लगाना है आपको, या गेस्ट हाउस में लगाना है, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी हो भैया। अब ये प्लांट एंड मशीनरी क्यों बोला, प्लांट एंड मशीनरी इसलिए बोला क्योंकि स्कीम जो होता है 35 नाबार्ड का जो स्कीम होता है उसमें से हम निकालेंगे सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के लिए ही भैया। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी ऑफिस में लगाओ, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में लगाओ, गेस्ट हाउस में लगाओ, नहीं मिलेगा। या फिर कोई भी ऑफिस अप्लायंस कर दो, कोई भी ऑफिस अप्लायंस कर दो, एसी ले ली, फर्नीचर बनवा लिया, कोई भी ऑफिस अप्लायंस नहीं मिलेगा। तीसरा नंबर, थर्ड नंबर क्या है, ऐसा प्लांट एंड मशीनरी लिया जिसका 100% या तो डेप्रिसिएशन हमने ले लिया हुआ है,
मतलब किसी और ने ले लिया हुआ है, या फिर डिडक्शन 100% क्लेम हो चुका है, यानी इसका एक्चुअल कॉस्ट नील है। जिसका एक्चुअल कॉस्ट नील है उसको अगर तुम पैसा दे करके खरीद रहे हो तो तुम्हारा मकसद क्या है कि एक्सेस डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। तो ये तो हम करने नहीं देंगे भैया, हम एक्चुअल कॉस्ट में भी नहीं करने देते थे और यहाँ पे भी नहीं करने देंगे। तो अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी जिसका एक्चुअल कॉस्ट नील है, यानी डेप्रिसिएशन 100% क्लेम हो चुका है या फिर डिडक्शन 100% क्लेम हो चुका है, तो वैसे फिक्स्ड एसेट्स को हम आपको खरीदने नहीं देंगे। कोई भी प्लांट एंड मशीनरी ऑफिस में लगाना चाहते हो आप, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में लगाना चाहते हो आप, या कोई भी प्लांट एंड मशीनरी गेस्ट हाउस में लगाना चाहते हो आप, नहीं मिलेगा। ऑफिस अप्लायंस अगर आप कोई खरीद रहे हो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कंप्यूटर अगर खरीद रहे हो कहीं पर भी लगाने के लिए भैया, कहीं पर भी, तो ऑफिस में ही लगाओगे ना, ऑफिस में ही लगाओगे ना, ठीक है। तो ऑफिस में लगाने के लिए अगर कंप्यूटर खरीद रहे हो तो इसका हम डिडक्शन ले लें, मतलब कि इसका हमको अलाउ है, ये हम नवाड से निकाल सकते हैं। क्योंकि सर यार सब कुछ तो मनाही कर दिया तो खरीदे क्या। बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदो जिससे कॉफ़ी, टी एंड रबर को मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल किया जाए। तो फैक्ट्री के लिए अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो तो आपको वो अलाउएबल डिडक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आपको बात। तो यही है आपका सेक्शन 33AB। अब रूल में पढ़ते हैं कि सर रूल में क्या है। अब रूल आपके सामने आता है 7A, 7B और 8, ठीक है। 8 किसके लिए होगा? टी के लिए। बी किसके लिए होगा? कॉफी के लिए। और ए किसके लिए होगा? रबर के लिए। ये कहता है रूल कि अगर आपको टी से या कॉफी से या रबर से कोई इनकम आ रहा है तो इसके इनकम में से हम आपको छूट देंगे। तो ये छूट क्या देता है? देखो ध्यान रखने वाली बात है, टी में से सिर्फ 35%। अब छूट देने वाली बात क्या है? ज्यादा छूट किस में मिलेगा? ज्यादा जो है प्रमोट करना चाहता है किसको? क्योंकि पहले से प्रमोटेड है, ये कॉफी और टी पहले से प्रमोटेड है, रबर प्रमोटेड नहीं है। तो चाहती है गवर्नमेंट कि रबर ज्यादा प्रमोट हो, ठीक है। रबर जो है सो ज्यादा प्रमोट हो, तो इसको ज्यादा छूट देती है। वो छूट देती है इसको 65%, यानी पीजीबीपी का 65% आपको छूट दे देगी। कॉफी में 60% छूट देती है और टी में भी 60% छूट देती है, ठीक है। लेकिन कॉफी में एक ट्रिक है। कॉफी दो तरीके का होता है, एक होता है रोस्टेड, एक होता है रोस्टेड और एक होता है नॉर्मल। यानी एक रोस्टेड नहीं होता है, एक कच्चा होता है, और कच्चा ही पैकिंग करके हम बाहर भेज देते हैं या फिर किस दूसरे को भेज देते हैं, दूसरे कंपनी को भेज देते हैं, वो उसको रोस्ट करता है तब कॉफ़ी बनती है, ठीक है। कॉफ़ी का प्रोसेस यही होता है, पहले कच्चा हम बनाते हैं। वो कॉफ़ी का जो प्रचार आया था देखते हैं ना, कॉफ़ी बनाने में 2 मिनट लगता है, और उस 2 मिनट के कॉफ़ी बनाने के लिए अगर आप अपने हस्बैंड को इतना प्रोत्साहित कर रही हैं तो आपको तो अन्ना को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो धूप में खड़े होकर के कॉफ़ी उगाते हैं। तो जो अन्ना वो कॉफ़ी उगा रहा था और वो जो डालता है जाल पे, वो होता है अनरोस्टेड, वही होता है अनरोस्टेड, ठीक है ना। उसके बाद उसको पकाया जाता है, तब उसको रोस्ट किया जाता है। तो रोस्टेड में ज़्यादा प्रोसेस है। तो इसलिए कॉफ़ी जो नॉर्मल है उसमें कहती है सरकार कि इसको जो है सो और प्रमोट करो, क्योंकि रोस्ट करने वाले बहुत है, और रोस्ट करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इनकम होता है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि जो नॉर्मल है, जो अनरोस्टेड है, अन्ना जैसे लोग जो है सो वैसे लोग और आए आगे और कॉफ़ी को बनाएं। तो वो वाला हो गया नॉर्मल। उसमें वो कहता है कि 75% आपको हम डिडक्शन देंगे, 75%, और इसमें 60%। रोस्टेड वाले में 60% और इसमें 75%, ठीक है। यानी इसमें सिंपल सा बात है। देखो सबसे ज्यादा अन्ना कैसा लग रहा था? किसान जैसा लग रहा था ना, बिल्कुल। तो वो अन्ना
बिल्कुल एग्रीकल्चर वाला काम करता है, तो वो उसको 75% के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो बिल्कुल एग्रीकल्चर वाला ही काम करता है। लेकिन उस केस में चूंकि इनकम अच्छा खासा है, थोड़ा फैंसी प्रोडक्ट है ये, इसलिए इसको टैक्स ले लिया। अदरवाइज तो एग्रीकल्चर इनकम वैसे ही नहीं होता है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा फैंसी है, इसलिए इससे 25% के ऊपर में टैक्स ले लिया, 75% को छूट दे दी। उसके बाद अगर रोस्ट करके बेचता है, रोस्ट करके कौन बेचता है? टाटा टी वाला। टाटा टी वाला रोस्ट करके बेचता है, तो बताओ कितनी बड़ी कंपनी है। अगर उससे छोड़ दिया इनकम, तब तो उनके इनकम पे अगर टैक्स छोड़ दिया तो भैया सरकार कमाएगी क्या? तो इसलिए रोस्टेड पे 60% का छूट देता है और 40% पे टैक्स ले लेता है। रबर का बिजनेस हो गया 65%, कितना है 65% का छूट देंगे हम, 35% पे टैक्स ले लेंगे। टी के बिजनेस में वो भी एग्रीकल्चर होता है, लेकिन अब टाटा टी एग्रीकल्चर तो करता ही है, लेकिन साथ में उसके बहुत सारी इनकम है उससे, तो इसलिए उससे हम 40% नहीं लेंगे, 60% छूट देंगे और 40% के ऊपर में टैक्स ले लेंगे, ठीक है ना। देखो सिंपल सा याद रखने वाला फंडा आपको मैं बता देता हूँ। 33AB में तीन रूल है, तीन बिजनेस है। अब 33AB में जितना नबार्ड में आप जमा करोगे वो छूट मिलेगा, मैक्सिमम 40% ऑफ पीजीईपी छूट मिल सकता है। 7A 7B और 8 में सबसे ज़्यादा किसको छूट मिलता है? तो रबर वाले को प्रमोट करना है, इसलिए 75% का छूट मिलता है। लेकिन कॉफ़ी और टी में 40% कॉफ़ी और टी में 60% का छूट मिलता है। मैं हमेशा रिबेट की बात, बेनिफिट की बात कर रहा था, क्योंकि 33AB में भी बेनिफिट की बात किया है कि नबार्ड में जितना जमा करोगे या 40% वो बेनिफिट मिलेगा, वो डिडक्शन मिलेगा। तो इसलिए 7AB और 8 में भी मैं बेनिफिट की बात करूंगा। 7A 7B और 8। 7A में रबर के बारे में पढ़ना है, तो रबर में ज़्यादा आपको बेनिफिट दे रहा है 75% का। उसके बाद 7B में आते हैं। 7B में हो गया, B से हो गया सी मतलब कॉफ़ी में आपको वैसे तो दे रहा है 60% का छूट, रोस्टेड अगर है तो 60% का छूट। लेकिन अगर आप कच्चा अन्ना वाला खेती कर रहे हैं, अन्ना वाला काम कर रहे हैं, यानी नॉर्मल आप पहले ही इनिशियल लेवल पे काम कर रहे हैं अन्ना वाला, तो उस केस में आपको ज़्यादा छूट देता है, और उसमें बोलता है 75% का छूट। रबर में मैंने क्या बोला? 75 नो 65। रबर में 65, सबसे ज़्यादा तो अन्ना को देगा ना, तो रबर में हो गया 65 का डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद इधर आपको कॉफ़ी में 60% का, और इधर भी टी में भी 60% का। लेकिन कॉफ़ी के अंदर में एक अन्ना वाला चीज़ होता है नॉर्मल, उसमें आपको 75% का मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल। अब इस पे क्या है, समझने में बड़ा दिक्कत आता है। अगर कोई इनकम दे देता है, अगर कोई क्वेश्चन है उसमें टाटा टी है, टाटा टी, अगर उसका पीजीवीपी का इनकम दे देगा 1 करोड़ का, तो आपको ये कंफ्यूजन होता है कि सर हम 33AB का हटाएं या फिर 7A, मतलब मान लीजिए टी का ही है तो हम रूल 8 का हटाएं। कैसे हटाएं, और हटाएं तो कितने पर हटाएं? यानी 1 करोड़ पे पहले 40% ले लिया, यानी हमारा 60 लाख पीजीवीपी आ गया। तो अब 60% के ऊपर में हम 60% का फिर से डिस्काउंट दें, मतलब डिडक्शन लें, या फिर इस 1 करोड़ के ऊपर में 60% जितना आता है उसको डिडक्शन ले करके और उसको लेस कर ले, क्या करें? कंफ्यूजिंग है ना। तो चलिए इसके ऊपर में हम एक सवाल लेते हैं और उस सवाल से हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, ठीक है। तो आपको मैं इस जो 33AB मैंने पढ़ाया है उस केस में एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। वो क्वेश्चन जब करवा दूंगा तभी आपको समझ में आएगा ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से। ऐसे तो आपको मैंने समझा दिया कि 33AB और रूल 7A 7B और रूल 8 क्या होता है, उसके अंदर कितना कितना डिडक्शन मिलता है, ठीक है ना। तो 33AB क्या कहता है कि 40% आपको डिडक्शन दे देंगे मैक्सिमम, या फिर नबार्ड में जितना जमा किया है दोनों में से जो कम होगा वो आपको डिडक्शन मिलेगा। रूल 7A क्या बोलता है कि हम एग्रीकल्चर मान लेंगे, कितना परसेंट हम एग्रीकल्चर मानेंगे? 60%। मतलब रूल A, रूल B और रूल 8 है। तो रूल A में आपका क्या हो गया?
रूल 8 में आपका हो गया रबर, तो रबर में 65% एग्रीकल्चर मान लेंगे। उसके बाद कॉफ़ी में 2 पार्ट था, एक विपन्ना वाला यानी अन्ना वाला, उसमें क्या होता है 75% हम एग्रीकल्चर मान लेंगे और उतना डिडक्शन देंगे। और जो रोस्टेड कॉफ़ी है उस केस में क्या था कि हम 40% जो मतलब 60% हम आपका क्या मान लेंगे, एग्रीकल्चर मान लेंगे। और रूल 8 में वही था कि 60% आपका एग्रीकल्चर मान लेंगे, ठीक है ना। तो इस दोनों पे 33AB और रूल 7A 7B और 8 पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि एक कंपनी है जी लिमिटेड, जो भी पब्लिक कंपनी है और जो कि काम करती है टी मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। अब इस टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्रीवियस ईयर इंडेड 31/3/2020 यानी प्रीवियस ईयर 1920 का हमें टैक्सेबिलिटी निकालना है 1920 का। लेकिन इसके आगे और भी कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। वो दिया हुआ है कि आपने क्या किया, जो 31/3/2020 का आपका जो कंपोजिट प्रॉफिट है, कंपोजिट मतलब बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम दोनों को मिला करके जो कंपोजिट प्रॉफिट है वो 60 लाख रुपए है। और 1/9/2020 यानी अप्रैल से लेकर के मार्च 2000 यानी हम अप्रैल 2019 से लेकर के मार्च 2020 तक का टैक्सेबिलिटी निकाल रहे हैं। लेकिन अगले साल यानी अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 के बीच का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि 1/9/2020 को हमने कुछ विड्रॉ किया। और विड्रॉल के केस में क्या होता है कि वो टैक्स हो जाता है अगर आपने स्पेसिफाइड अमाउंट में, स्पेसिफाइड स्कीम में अगर आपने डिपॉजिट नहीं मतलब कि खर्च नहीं किया तो, ठीक है। तो अब क्या है कि देखो कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, 11 लाख रुपए विड्रॉ किया है, नहीं 1/9/2020 को डिपॉजिट किया है इन्होंने 11 लाख रुपया डिपॉजिट किया है इन्होंने टी डेवलपमेंट अकाउंट में, ठीक है। अब क्या है, इस टी डेवलपमेंट अकाउंट में से इन्होंने विड्रॉ किया था 10 लाख रुपया विड्रॉ किया था। कब विड्रॉ किया, 25/1/2021 को, यानी 20-21 के बीच में ही इन्होंने विड्रॉ किया, ठीक है। अब एक और इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है कि 14 लाख रुपए का बिजनेस लॉस भी था इनका। कब का ये बिजनेस लॉस था, 2018-19 का। तो मैंने क्या बताया था कि 33AB में जो हम डिडक्शन देते हैं उसको देने से पहले हम बिजनेस लॉस को लेस नहीं करते, पहले हम डिडक्शन देते हैं, देन वी विल कंसीडर द बिजनेस लॉस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, जो हमने विड्रॉ किया था अगले साल उसको हमने किस किस स्कीम में खर्च किया है। तो स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि 6 लाख रुपया हमने खर्च किया है नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स में, स्कीम में जो स्पेसिफाइड है उस एसेट्स में। अब यहाँ पे देखने वाली और याद रखने वाली बात ये थी कि 33AB में अगर नबार्ड में या फिर दूसरे डिपॉजिट अकाउंट में अगर हम जमा करते हैं तो उसमें से जो विड्रॉ करते हैं उसका खर्चा हम सिर्फ स्कीम में प्रोवाइड किए हुए एसेट्स के अंदर में ही कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम कौन सा एसेट्स नहीं खरीद सकते, एसेट्स नहीं खरीद सकते। तो नंबर 1, ऑफिस प्रेमाइसिस में अगर हम कोई भी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम नहीं खरीद सकते। नंबर 2, कोई भी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन है या फिर गेस्ट हाउस है या फिर अदर प्लेस इन ऑफिस प्रेमाइसिस है, वहाँ पे अगर हम कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदना चाहते तो नहीं कर सकते। नंबर 3, वैसा फिक्स्ड एसेट्स जिसके ऊपर 100% डिडक्शन हमको क्लेम हो चुका है या फिर हमें किसी भी साइंटिफिक रिसर्च वाला हो या 35AD वाला हो, ऐसा फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं जिसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, दैट मीन्स कि हमने डेप्रिसिएशन पहले से 100% क्लेम कर लिया है, वो वाला फिक्स्ड एसेट हम नहीं खरीद सकते इन द सेंस कि खरीद तो सकते हैं लेकिन अगर इस वाले पैसे से हम खरीदेंगे तो वो पैसा हमारा क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। नंबर 2, इसमें क्या था, एक एक्सेप्शन था कि कंप्यूटर अगर आप खरीदते हो अगर ऑफिस में भी लगाने के लिए तो आपको अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावे अगर कोई सा भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो आप कहाँ रखने के लिए, फैक्ट्री में रखने के लिए, तो उस केस में आपको अलाउ हो जाएगा, या स्कीम जिस चीज़ को प्रोवाइड करेगा उसके लिए फिक्स्ड एसेट खरीदते हो तो अलाउ हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 3 एसेट्स दिया हुआ है। दूसरा नंबर, जब आप विड्रॉ करोगे उसी प्रीवियस ईयर में आपको वो खर्च करना पड़ेगा।
नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में अगर आप खर्च करते हो तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब 3 एसेट्स दिया हुआ है, 6 लाख, 3 लाख और 1 लाख। 6 लाख रुपए आपने स्कीम के हिसाब से खर्च किया, 3 लाख आपने खर्च किया ऑफिस प्रेमाइसिस में, और 1 लाख खर्च किया आपने 5/4/2021 को। ध्यान देने वाली बात है डेट 5/4/21, 31/3/2021 के बाद आता है। और आपने विड्रॉ कब किया था? 25/1/2021, यानी जो आपका प्रीवियस ईयर है वो कब खत्म हो रहा है? 31/3/2021 को। और आपने खर्च कब किया 1 लाख रुपए? 5/4/2021 को। तो अब क्वेश्चन कहता है आपका कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन बिजनेस इनकम, ऑफ जी लिमिटेड एंड टैक्स कंसिक्वेंसेस दैट राइजेस फ्रॉम द एबव ट्रांजैक्शन इन द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है ना। तो अब असेसमेंट ईयर में ट्रांजैक्शन आपने कौन सा किया? वही विड्रॉल वाला ट्रांजैक्शन किया। तो विड्रॉल वाले ट्रांजैक्शन में सिंपल सा है, 6 लाख रुपया, इधर देखो 6 लाख रुपया आपका, 6 लाख रुपया आपका कहाँ खर्च किया आपने भैया? 6 लाख रुपया आपने खर्च कर दिया नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स में। अब इससे घबराना नहीं है, नॉन डेप्रिसिएबल मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेप्रिसिएबल है या नॉन डेप्रिसिएबल है। एज पर स्पेसिफाइड स्कीम है तो सब चलता है, ठीक है ना। तो ये आपका अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ओके है, ठीक है। यानी ओके का मतलब होता है नॉट टैक्सेबल, ठीक है ना। दूसरा नंबर में जो एसेट्स है, सेकेंड नंबर में आपका जो एसेट्स है वो ₹3 लाख रुपए का है, और आपने ऑफिस प्रेमाइसिस में के लिए खरीदा है। ऑफिस प्रेमाइसिस, ओके भैया, ऑफिस प्रेमाइसिस में डिसअलाउ हो जाता है, यानी ऑफिस प्रेमाइसिस में फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ये हो गया टैक्सेबल, ठीक है। अगला 1 लाख रुपया आपने भले ही स्कीम में खर्च किया है, बट कितने कौन से डेट को किया है? 5/4/2021 को, 5/4/2021 को। यानी हमें विड्रॉ खर्च कब तक करना था? 31/3/2021 तक, ठीक है। तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखा हुआ है। सॉल्यूशन में वही है, 10 लाख रुपया अगर आपने स्पेसिफाइड स्कीम में अगर खर्च किया है तो अरे बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, टैक्सेबल नहीं होगा। अब 6 लाख रुपए के बारे में लिखा हुआ है नॉट टैक्सेबल, क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपको इसने बताया 11 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए आपने निकाला है स्पेसिफाइड स्कीम के लिए। सेकंड नंबर में 3 लाख रुपए के बारे में लिखा हुआ है, 3 लाख रुपए बीइंग द अमाउंट यूटिलाइज्ड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस इज नॉट परमिसेबल यूटिलाइजेशन, ठीक है ना, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, 1 लाख रुपए के बारे में क्या लिखा हुआ है? 1 लाख रुपए वाज स्पेंड फॉर द पर्पस ऑफ स्कीम ऑन 5/4/2021। तो एज पर जो आपका सेक्शन है उसके हिसाब से क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर 2021 में ही आपको खर्च कर देना था अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द डिपॉजिट। दिस अमाउंट वुड बी टैक्सेबल सिंस द सेम इज नॉट यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। ध्यान यही रखना है बस, और कुछ भी ध्यान रखना है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। अब इसको तो आपने कर दिया टैक्सेबल, 1 लाख रुपए का टैक्सेबल कर दिया। अब आपका सेक्शन क्या बोलता था? 33AB तो बोलता था कि हम आपको जितना डिपॉजिट करोगे उतना छूट दे देंगे। तो उस प्रीवियस ईयर में आपने प्रीवियस ईयर 2019-20 में आपने छूट ले लिया होगा। अब चूंकि 20 प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर 2020 एंड 21 में विड्रॉ कर रहे हैं हम, तो 1 लाख रुपया इस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल तो हो गया। अब कहानी शुरू होता है रूल नंबर 8 का। रूल नंबर 8 किसका था भैया? स्पेसिफाइड, जो अलग से स्पेशल रूल बनाया गया था, जो अंग्रेजों के जमाने से है,
जिस चीज़ की खेती हो रही है वो कौन सी चीज़ है, वो है अपना टी का बिजनेस। तो टी का बिजनेस, उसके लिए स्पेशल रूल बनाया गया और इस स्पेशल रूल में लिखा गया कि हम टी बिजनेस अगर आप करते हो तो 60% हम आपका एग्रीकल्चर मानेंगे, 40% टैक्सेबल करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 1 लाख रुपया। ये तो हमको टैक्सेबल करना है, टैक्सेबल करना है, लेकिन कितना करना है वो बात बताता है हमारा रूल नंबर 8, और वो कहता है 60% ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 40% के ऊपर में टैक्स दे दो। तो इसके ऊपर हम 40% निकालेंगे, 40% मल्टीप्लाई बाय 1 लाख रुपीज, दैट इज 40,000, एंड देन वी विल कैलकुलेट आवर टैक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंपनी का टैक्स, तो अब कंपनी का टैक्स रेट मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है। कंपनी का टैक्स रेट 15% भी होता है, 22% भी होता है, 25% भी होता है, एंड 30% भी होता है, एंड 40% भी होता है, ठीक है। इतने रेट्स होते हैं। ये कब लेंगे, ये कब लेंगे, ये कब, ये और ये कब लेंगे, ये सब मैं आपको जब सेक्शन रेट्स पढ़ाऊंगा, रेट का चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा, ठीक है ना। ये नया अमेंडमेंट है, ये भी नया अमेंडमेंट है, ये 4 साल से चल रहा है, ये हमेशा से चल रहा है, और ये हमेशा से चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम ये मान के चलेंगे 30%, हमेशा कंपनी का जब भी सवाल बनाएंगे तो नॉर्मली 30% ही हम लेकर के चलते हैं, तो 30% लेकर के चलेंगे, और 40,000 रुपये के ऊपर में 30% का टैक्स निकाल देंगे, तो कितना हो गया, 12,000 रुपये, और इसके ऊपर हम शेष लगा देंगे 4%, तो कितना हो जाएगा, निकालो भैया, 4800, तो 12,000, 16,800, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका टैक्स। अब ये कैलकुलेशन अपना कैलकुलेट कर लेना, मुझे वाली किया है तो हिसाब से करना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसी में दूसरा पार्ट था कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज इफ द एसेट्स विच वाज परचेज्ड फॉर 6 लाख इज सोल्ड फॉर 8 लाख इन अप्रैल 2021। तो भैया सिंपल सी बात है, 6 लाख रुपए में खरीदा, 8 लाख रुपए में बेचा, 8 लाख रुपए में बेचा या 10 लाख रुपए में बेचा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 साल के अंदर में अगर आप बेचते हो तो वो टैक्स हो जाएगा। अब टैक्स हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि 8 लाख में से 6 लाख घटा के 2 लाख कैपिटल गेन करें, या फिर 6 लाख वाला एसेट्स बेच दिया तो 6 लाख टैक्स करें, ठीक है। तो एक तरीके से तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, जो अपना स्कीम वाला था उस चीज को डिफॉल्ट कर रहे हैं, 33AB को डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो 6 लाख तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, और ऊपर से 2 लाख रुपए और टैक्सेबल होगा, क्योंकि 2 लाख रुपए हमारा कैपिटल गेन बन जाएगा। तो आइए इसका कैलकुलेशन देखते हैं क्या है। पार्ट 2 देखना, पार्ट 2 देखना। अभी एसेसमेंट जो बीच वाला पार्ट दे रहा है, एसेसमेंट ईयर 2021 का, वो मैंने अभी बताया नहीं है, मैंने अभी सिर्फ 2021-22 वाला बताया है सिर्फ, ठीक है ना। बीच वाला अभी रहने दो, अभी इसके बारे में बताता हूँ। अब 6 लाख रुपए में देखो क्या लिखा है, 8 लाख रुपए नीचे सबसे लास्ट में आ जाओ, सबसे लास्ट में आ जाओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन कैसे निकलता है वो कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना देख लो कि देखो 8 लाख रुपया में बेचा, 6 लाख रुपया में खरीदा था, तो दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट हो गया वो हमारा कैपिटल गेन में चला जाएगा। कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, ये सारा कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ेंगे। उस समय के लिए इसको छोड़ कर रख दीजिए, 2 लाख रुपया वहाँ टैक्स हो जाएगा। अब सिर्फ मैं ये बता रहा था कि 6 लाख रुपया का क्या होगा। तो 6 लाख रुपया देखो क्या लिखा है। अब 6 लाख रुपये चूंकि आपने 1 साल के अंदर में 8 साल के विदिन 8 ईयर्स में बेच दिया, ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि वो आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो अब 6 लाख रुपए अगर टैक्सेबल होगा तो फिर से क्या करेंगे, 60% वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 60% वाला फॉर्मूला लगा दिया तो क्या हो गया, 3,60,000। 3,60,000 यानी क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम, उसमें से घटा करके हमारा 40% हम टैक्सेबल करेंगे। दैट मीन्स कि 2,40,000 हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। कहानी खत्म। तो ये हो गया हमारा फिर से वही वाला कि हमने बेच दिया 8 साल के अंदर में, तो 40% टैक्सेबल कर दो। अब आ जाओ ऊपर, जो मेन कैलकुलेशन है, मेन कैलकुलेशन आपका असेसमेंट ईयर 20 और 21 का, वो आप देखते हैं। कितना था आपका कंपोजिट प्रॉफिट था आपका
60 लैक्स, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। 60 लाख रुपीस कंपोजिट प्रॉफिट था, ठीक है। अब देखो जमा कितना किया, मैंने क्या बोला था, जितना जमा करोगे उतना मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम अप टू 40% ऑफ दिस अमाउंट, मैक्सिमम अप टू 40% ऑफ दिस अमाउंट, मैक्सिमम अप टू 40% ऑफ दिस अमाउंट। देन कैलकुलेट द 40% ऑफ दिस अमाउंट। 40% क्या होगा, 40% मल्टीप्लाई बाय 60। 60 लाख का 40% क्या होता है, 60 लाख का 40% हो गया 2 लाख, नहीं 24 लाख रुपया हो गया, 24 लाख रुपया हो गया 60 लाख का 40%, ठीक है ना। तो मैक्सिमम ये मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम इतना मिलेगा। लेकिन हम डिपॉजिट भी तो देखेंगे कि डिपॉजिट कितना किया, तो 11 लाख रुपया आपने डिपॉजिट किया, तो मैक्सिमम हमें ये मिलने वाला था, लेकिन हमने 11 लाख डिपॉजिट किया, तो 11 लाख ले लो। इस दोनों में से लोअर मिलेगा ना, तो 11 लाख ले लिया, लेस कर दो 49 लैक्स, ठीक है ना। बिजनेस लॉस को इसके बाद लेस करते हैं, बिजनेस लॉस को इसके बाद लेस करते हैं। 49 लैक्स आपका टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया, ध्यान दीजिएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट, ठीक है, ये टैक्सेबल प्रॉफिट हो गया। अब बिजनेस लॉस हमें लेस करना है, तो बिजनेस लॉस लेस करने से पहले क्या बोला था, बिजनेस लॉस हम इसकी टैक्सेबिलिटी के बाद लेस करते हैं, लेकिन बिजनेस लॉस लेस करने से पहले हम इसका टैक्सेबल अमाउंट जो होगा वो कैलकुलेट करेंगे ना। तो टैक्सेबल अमाउंट इसका क्या होगा, वो तो रूल 8 से आएगा, टैक्सेबल अमाउंट वो तो रूल 8 से आएगा, क्योंकि इसमें दो चीज लगता है, 33AB और रूल 8 भी लगेगा ना। तो 33AB का कैलकुलेशन तो यहां तक हो गया कंप्लीट। अब रूल 8 लगाओ, और रूल 8 बोलता है कि भैया टी वाला काम है ना, 60% ले लो हमारा डिडक्शन एग्रीकल्चर के लिए। तो 49 का 60% कितना हुआ, देखो कैलकुलेशन में 29,40,000, ठीक है, इसका 60% तो 29.4 लैक्स। तो अब आ गया बैलेंस आपका अमाउंट 1960। अब यहाँ पे लेस करो बिजनेस लॉस, बिजनेस लॉस दैट इज 14 लैक्स, ठीक है। तो अब क्या बच गया, 5,60,000 यानी 5.6 लैक्स, 5.6 लैक्स यहां लिख दो ना, 5.6 लैक्स। अब इसके ऊपर टैक्स निकाल दो, बात खत्म, कहानी खत्म। यही होता है कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो सिर्फ रूल 7A 7B और 8 से पूछ लेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम वो ये कह देगा कि बिजनेस इनकम इतना दिया हुआ है, बिजनेस इनकम दिया हुआ है 1 लाख, और इसमें करते हैं आप टी का काम, या फिर इसमें करते हैं आप रबर का काम, या इसमें करते हैं कॉफ़ी का काम, रोस्टेड कॉफ़ी का काम, तो ले लीजिए अब इसका, ठीक है। रेट याद होना चाहिए, अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछेगा तो जो अभी मैंने करवाया आपको वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 33AB खत्म हो गया, रूल 7A 7B और रूल 8 खत्म हो गया, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं रूल 30, रूल नहीं, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 35, ठीक है। अब आपका जो सेक्शन बचा रह गया है वो है (35) and 36। ये 2 सेक्शन रह गए हैं, ठीक है। इसके बाद यानी आज के लेक्चर में ये 2 सेक्शन हम और करने वाले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में 45 करेंगे, 44 करेंगे और 28 सेक्शन करेंगे। ये आपका रह गया था ना 28, तो 44 करेंगे, 28 करेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में 35 और 36 करेंगे, ठीक है। देखो 35 और 36 में लंबी लिस्ट है, तो अब चैन से बैठ जाना और ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो सबसे ज़्यादा 35 एंड 36 से आते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा उससे भी आते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि अलग से कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता,
बट इन दोनों से एक तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है उसमें भी पॉइंट्स होते हैं, और अलग से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है 35 से और 36 से, ठीक है ना। तो अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ लोगों से, शेयर करो इसको। जब शेयर करोगे तभी तो कुछ आगे होगा, आप मोटिवेशन मिलता है ना, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हम बैठ करके अगर यहाँ पे बना रहे हैं, आपके लिए कुछ कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, एंड लेक्चर दे रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करो, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करके बोलो कि हाँ भैया ये टीचर है, सही पढ़ा रहे हैं, ठीक ठाक है, याद करवा देते हैं, सेक्शन याद करवा देते हैं, क्लॉजेज याद करवा देते हैं, एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनवा देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा शेयर वेयर करो ताकि सब्सक्रिप्शन हमारा भी बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़ जाए। और हाँ, दूसरा नंबर ये तो हो गया अपना राम कहानी। तीन लोगों के सेम क्वेश्चन आए थे कि लाइट का प्रॉब्लम है, तो लाइट का प्रॉब्लम हम रिजॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह का चेंज करना है वो कर लेंगे। अच्छा, एक लड़के का फिर से मतलब कि आया मेल आया हुआ है, संतोष का मेल थैंक यू वाला मेल आया है। चलो अच्छी बात है यार, तुम लोग मेल करते हो, क्या ज़रूरत है, कमेंट नहीं कर सकते, कमेंट कर दो ना। दूसरा नंबर, कमेंट करने में या तो शर्म आती है तो कमेंट करो यार। हाँ, और एक लड़के का ये मेल आया है कि सर आप क्वेश्चन नहीं करवाते, तो भाई इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन भी करवाया है, 33 AB रूल 7 का क्वेश्चन करवाया है, रूल 8 का क्वेश्चन करवाया है, तो उसको देखो, ठीक है। और क्वेश्चन के लिए जो है ना, एक लेक्चर हम अलग से लगाने वाले हैं, जिसमें हर जब चैप्टर खत्म कंप्लीट होगा, जब एक चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे तो उसका जो अगला लेक्चर होगा आपको होमवर्क में दिया जाएगा उसके सारे क्वेश्चन करने के लिए, और हम उस क्वेश्चन को बैठ करके फिर करेंगे, साथ में करेंगे, एक लेक्चर हम उसका लगाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं, क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करते हैं। अगर बीच में हम क्वेश्चन हर बार डालते रहे ना, तो फिर वो क्या होगा, लेक्चर जो है सो लंबा होता चला जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। अलग से क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है, तो क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 35 में क्या है, सेक्शन 35 में दो बातें करता है। सेक्शन 35 में दो बातें करता है। पहली बात करता है कि वो एक बिजनेस के बारे में बात करता है, यानी 35 बोलता है कि स्पेसिफिक बिजनेस है, उस स्पेसिफिक बिजनेस में हम आपको किस तरीके से डिडक्शन देने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी वो बात करता है कि कोई भी बिजनेस है उसमें कुछ स्पेसिफिक खर्चे होते हैं, जो हर तरीके के बिजनेस में वो खर्चे देखे जाते हैं, तो उसका डिडक्शन हम आपको कैसे देंगे। जैसे कि स्पेसिफिक बिजनेस के बारे में वो बोलता है कि हॉस्पिटल्स हो गए, साइंटिफिक रिसर्च वाला बिजनेस हो गया, या फिर अपना क्या हो गया, पाइपलाइन बिछा रहे हैं हम, टेलीकम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम खरीदने का काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक अलग बात करता है। और जो कुछ स्पेशल खर्चे हैं, जैसे कि एमोटाइजेशन के खर्चे हो गए, जैसे कि आपका एमोटाइजेशन किसका, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का जो एमोटाइजेशन है उसका, फिर कुछ आपने खर्चा कर दिया एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय को स्किल देने के लिए, या फिर और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये स्पेसिफिक खर्चा जो होता है, जो लगभग हर बड़ी कंपनियों में पाया जाता है, तो उसके बारे में ये बात करता है। तो 35 इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हम बिजनेस के बारे में देखते हैं। 35 में सबसे पहले बात करता है साइंटिफिक रिसर्च। अब इस साइंटिफिक रिसर्च में क्या होगा कि अगर आप एक कंपनी और आप चाहते हैं, देश की भलाई चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि देखो किसी नए चीज़ की हम खोज करें या साइंटिफिक रिसर्च करवाएं, आप मेडिकल के फील्ड में काम करते हो, आप मेडिसिन बनाते हो, जैसे अभी हुआ वैक्सीन का काम। तो वैक्सीन का काम क्या हुआ कि अपना नेस्ले वाले ने, जॉनसन एंड जॉनसन वाले ने, इन सब ने क्या किया, इन हाउस रिसर्च किया, इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। तो जो इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया होगा इन्होंने, उसमें इन्होंने कुछ खर्चा किया होगा, या फिर बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं
जिन्होंने बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिन्होंने क्या हुआ कि इनको कोविशील्ड वाले को क्या दिया था, पैसे दिए थे। कोविशील्ड वाले को क्या दिया होगा, पैसे दिए होंगे और बोला होगा कि भैया आप रिसर्च करो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो जो मेडिकल फैसिलिटी वाले हैं यानी दवा बनाने वाली कंपनीज हैं, वो इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। यानी उनका जो होगा अपने ऑब्जेक्ट, उसके कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसके कंपनी का ऑब्जेक्ट होगा दवा बनाना। तो नया दवा बनाने का मतलब हो गया रिसर्च करना। तो उस रिसर्च के लिए अगर नॉर्मल वो काम करते हैं, वो कोई दवा बनाते हैं, पैरासीटामोल है वो अगर बनाते हैं और उसके लिए वो खर्च कर रहे हैं, तो उनको एक्सपेंस तो 30 से लेकर के 37 के हिसाब से ही मिलेगा। लेकिन अब रिसर्च कर रहे हैं, अब रिसर्च के लिए क्या होगा, अलग से प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा, या फिर बहुत सारी नई नई किस्म के केमिकल्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, बहुत सारे प्लांट एंड मशीनरी खरीदना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा कि उन खर्चों का सरकार इनकम टैक्स में कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, तो उसी के बारे में भी बताया हुआ है 35 के अंदर में साइंटिफिक रिसर्च का। दूसरा नंबर, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो खुलती है उस मतलब कि अगर कॉमेंस होना है उसको, तो ऐसा तो है नहीं। बहुत सारे ऐसे कंपनी क्या करती है कि पहले अपना काम करती है, देखती है रिसर्च करके कि हाँ रिसर्च हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर रिसर्च में कुछ खर्चे करती है, ठीक है। अब उसके बाद जब रिसर्च 80% तक पहुंच जाता है, उनको लगता है कि हाँ अब हमारा काम बड़ा होने वाला है, तो कंपनी फॉर्म कर लेती है या फिर बिजनेस बना लेती है या बिजनेस इनकॉर्पोरेट कर लेती हैं। उससे पहले उसका कुछ नहीं होता, यानी वो ऐसे ही घर में बैठ के कुछ अपना फार्मूला निकालते रहते, जैसे फिल्म वगैरह में देखते हैं ना कि हाँ डिस्कवरी करके कुछ पागल साइंटिस्ट जो है सो घर से बाहर निकलते हैं। तो उसी तरीके से होता है कि वो घर में बैठ करके पहले फार्मूला बनाते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, और जब फार्मूला बन जाता है या फिर 80% बन जाता है, तो वो बिजनेस को कॉमेंस करते हैं, उसके बाद बिजनेस शुरू करते हैं। तब वो क्या करते हैं, अपना फार्मूला बेचने की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है ना। यानी बनाने से पहले तो कोई खरीदेगा नहीं। अगर किसी को मार्केट में जाकर के बोलेगा कि देखो भैया हम एक फार्मूला बना रहे हैं, उससे कुछ नई चीज़ बनेगी, कुछ नई दवाई बनेगी, या फिर नया कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी में बनाने वाला हूँ जो बहुत फ़ायदेमंद होगा, तो कोई उस पर विश्वास ही नहीं करेगा। लेकिन अगर उसका रिसर्च 80% 90% तक पहुँच जाएगा, ताकि वो सामने वाले को बता सके, दिखा सके कि हाँ भैया देखो हमने इतना कर लिया, अब 10% बचा हुआ, तो उससे सामने वाला बाई करेगा कि फार्मूला हाँ ठीक है भैया हमको पेटेंट दे दो। तो वो चीज़ जो है सो तब वो अपना बिजनेस कॉमेंस करता है। तो इसमें क्या होगा कि बिजनेस उसने कॉमेंस किया नहीं, बिजनेस कॉमेंस करने से पहले उसने कर दिए खर्चे, तो जो खर्चा पहले कर दिया उसका क्या होगा। दूसरी बात, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो खुद बेरा नहीं उठाना चाहती। वो क्या करती है कि मान लो आईआईटी है, आईआईटी वाले हैं, उस आईआईटी वाले हैं या फिर कुछ नेशनल लेबोरेटरी हैं, तो उनको पैसे दे दिए और उनको बोलो कि भैया मेरे कंपनी में ये काम हो रहा है, मेरे कंपनी में कोई दवा बनाई जा रही है, आप मेरे को क्या करो कि इस पर रिसर्च करके बता दो कि, या फिर नेशनल लेबोरेटरी में दे दिया हम कोई केमिकल बना रहे हैं। जैसे कि क्या होता है, पानी का टैंक जो होता है उसको बनाने के लिए, उस पानी का टैंक बनाने के लिए मास्टर बैच की ज़रूरत पड़ती है। मास्टर बैच क्या होता है, ब्लैक कलर का या फिर जिस कलर का भी टैंक बनता है उसका जो है सो वो छोटा प्लास्टिक टाइप का दाना होता है। तो उस दाने को बनाने के लिए बहुत कुछ केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी वो मास्टर बैच बनाती है। अब उस मास्टर बैच को बनाने के लिए जितना मतलब कि जिस लिमिट में डाला जा रहा है मतलब कि केमिकल, उससे क्या होता है हमारा टैंक हार्ड बन रहा है। तो हमने नेशनल लेबोरेटरी को वो मास्टर बैच भेजा और बोला कि देखिए इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करके चेक करके बताइए कि हमें ना अपना टैंक और सॉफ्ट बनाना है। यानी वो इतना सॉफ्ट बनाना है कि वो ऐसे हम मोड़ करके ले जाए और ऊपर में डाल दें, और जब खोलना हो तो उसको खोल दें और उसमें पानी डाल दें, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ भी अपना बोला कि हाँ नेशनल लेबोरेटरी को कि मास्टर बैच चेक करके बताइए कि कितना पतला हो सकता है ताकि वो फटे ना। तो आपने क्या किया कि अपने बिजनेस से रिलेटेड जो मतलब आपका ऑब्जेक्ट है उसके बारे में रिसर्च करवाया किसी दूसरे से, जो कि
ऑथराइज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो एक नेशनल लेबोरेटरी है या आईआईटी है या, ठीक है ना, स्पेसिफाइड पर्सन है। उसके बाद आपने क्या किया कि किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को ऐसे ही बोल दिया कि आप रिसर्च करो किसके बारे में, तो राम मंदिर के बारे में रिसर्च करके हमको बताओ कि असलियत में, रियल में वहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था। आपका बिजनेस तो है नहीं कि राम जन्म लिए थे वहाँ पे, भगवान राम जन्म लिए थे कि नहीं लिए थे, ठीक है, राम जन्मभूमि कहाँ है, या फिर ताजमहल रियल में क्या है, या फिर खान सर अपने वो अमित क्या है वो है, या फिर खान हैं। तो इसके लिए आपने रिसर्च के लिए पैसे दे दिए, ठीक है, इसके लिए आपने रिसर्च के लिए पैसे दे दिए किसको, तो अपने भैया को, मतलब कि यूनिवर्सिटी वाले को, कॉलेज वाले को, किसी को भी, ठीक है। तो उस केस में आप जो पैसा उसको दे रहे हैं, उस पैसे का क्या होगा, वो तो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आप पैसा दे रहे हैं यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस को, तो उस केस में वो भी एक तरीके का साइंटिफिक रिसर्च हो गया। अब उसमें कैसे हो, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन करना पड़ेगा, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन कलेक्ट करके तब हम उसमें देखेंगे कि हाँ भैया इसमें क्या था, कब से ये ज़मीन है, कब था यहाँ पे, क्या था यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके लिए उसको रिसर्च करना पड़ेगा, तो ये भी एक तरीके का साइंटिफिक रिसर्च ही है। तो इसके बारे में पहले क्या होता था, 35 के अंदर में साइंटिफिक रिसर्च के अंदर में ये दिक्कत हुआ करता था, प्रॉब्लम इसको रिमेंबर करने में, याद रखने में, मेमोराइज करने में और रिकॉल करने में प्रॉब्लम इसलिए हुआ करता था क्योंकि इसमें कहीं कहीं पे 100% का डिडक्शन दिया गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, और कहीं कहीं पे 150% का डिडक्शन दिया गया था, और कहीं कहीं पे 125% का डिडक्शन दिया गया था, ठीक है पहले। अब ये हट गया और सब पे 100% का डिडक्शन हो गया। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं एक एक बात को करते हैं। अब साइंटिफिक रिसर्च में एक एक बात का मतलब है 4 बातें, 4 बातें, यानी साइंटिफिक रिसर्च में सिर्फ आपको 4 बातें याद रखनी है। साइंटिफिक रिसर्च, इसमें 4 बातें आपको याद रखनी है भैया। एक हो गया इन हाउस, इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च आप कर रहे हो। अब इन हाउस किससे रिलेटेड होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए। इस बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो होगा, लेकिन एक्सक्लूड किया है इसमें, एक्सक्लूडिंग 7th शेड्यूल। बायोटेक्नोलॉजी में आप करो खर्च, लेकिन आप 7th शेड्यूल वाले में खर्च नहीं कर सकते। 7th शेड्यूल का क्या मतलब होता है, वही प्लास्टिक वगैरह का जो भी लिस्ट होता है उसको 7th शेड्यूल कहते हैं। दूसरे नंबर कितना % का डिडक्शन मिलेगा, 100%, लेकिन एक के ऊपर में डिडक्शन नहीं मिलेगा, लैंड पे डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। नीचे दिख ही नहीं रहा, ये 100% का डिडक्शन हो गया। वैसे 100% यहाँ लिखने से अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, सबके ऊपर में 100% है, सबके ऊपर में 100% है। किसके ऊपर नहीं मिलेगा आपको ये, अगर आप लैंड बाय करते हो तो नहीं मिलेगा। वैसे इस सेक्शन में, सेक्शन को रेफर नहीं करूंगा क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च में सेक्शन इतना कंफ्यूजिंग है कि आप उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। और रटने में टाइम वेस्ट नहीं करना है साइंटिफिक रिसर्च में, सीधा सेक्शन 35 आप रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्शन 35 रेफर करके लिख देना, सेक्शन 35 रेफर करना, एज पर सेक्शन 35 एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इतना लिख देना काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद इन हाउस कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग 7th शेड्यूल हो गया, लैंड पे हमको नहीं मिलेगा, 100% का डिडक्शन मिलता है। दूसरा नंबर, आपने
अपने बिजनेस को कमेंस करने से पहले, कमेंसमेंट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाला, अगर आपने इसमें खर्चा किया, इसमें याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि 3 साल 3 years प्रीसीडिंग 3 years प्रीसीडिंग तक का खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। वो कौन सा खर्चा होगा? रेवेन्यू नेचर का। 2 खर्चे होंगे ना, एक तो रेवेन्यू होगा और दूसरा कैपिटल होगा। एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा होगा, एक दूसरा कैपिटल नेचर का खर्चा होगा। तो रेवेन्यू नेचर का जो खर्चा होगा उसमें सिर्फ आपको सैलरी का मिलेगा और परचेज अगर आप करते हैं कोई रॉ मटेरियल उसका मिलेगा। तो इसमें लिख लीजिए, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से। बिफोर कमेंसमेंट आपने किया, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, थ्री इयर्स प्रेसिडिंग, ठीक है। 2 खर्चा होगा रेवेन्यू, एक होगा कैपिटल। 100% मिल जाएगा इन द ईयर, ठीक है, 100% मिल जाएगा इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। रेवेन्यू में सिर्फ 2 खर्चे मिलते हैं, ठीक है, एक तो सैलरी मिल जाएगा आपको और दूसरा परचेज करते हो आप कोई रॉ मटेरियल, वो मिल जाएगा। सैलरी में भी अगर आपने अपने एम्प्लॉय को परक्यूजिट दिया है तो उसका खर्चा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप एक्सक्लूड कर लेंगे, एक्सक्लूडिंग पर्क्स, ठीक है। सैलरी एक्सक्लूडिंग पर्क्स, ठीक। सेकेंड नंबर में रॉ मटेरियल का खर्चा आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा ये लिख लिया होगा 4 3। अब 2 1 पे भी आते हैं। नंबर 1 कॉलेज को दिया, यूनिवर्सिटी को दिया, ठीक है। तो जितना दिया आपको 100% मिल जाएगा, 100% ऊपर में लिखा हुआ है। लेकिन ये आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ असेसी, ठीक है ना। अब बोलोगे सर आपको अगर बिजनेस से रिलेटेड अगर हमने दे दिया इसको तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है, इस सेक्शन में नहीं मिलेगा। और दूसरा होता है कि आपने स्पेसिफाइड पर्सन को दिया, स्पेसिफाइड पर्सन। अब ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन हो सकता है? IIT वाला हो सकता है, कोई नेशनल लेबोरेटरी हो सकता है, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है, कॉलेज। ये होगा आपका रिलेटेड टू बिजनेस,
कोविशील्ड, ठीक है। ये राम मंदिर, ठीक है, नंबर 1 में। तो इसमें क्या था, अब देखो, अब इन जनरल में कुछ बात बता रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया। अब इन जनरल में कुछ बात बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, डेप्रिसिएशन हमेशा नील होगा। साइंटिफिक रिसर्च में जो एसेट्स होगा उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, नील। क्योंकि जैसे एक्चुअल कॉस्ट वाला सेक्शन याद कीजिए 43(1), उसमें क्या बोला था, अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए 35 स्पेसिफिक बिजनेस के लिए अगर कोई एसेट्स खरीद करके लाते हैं और उसमें डिडक्शन आपको 100% मिल गया, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो आप इस केस में क्या होगा कि भैया डिप्रिसिएशन नील होगा। दूसरा नंबर, लैंड अगर बाई करते हो, लैंड परचेस करते हो, तो ये नॉट अलाउएबल डिडक्शन है, नॉट अलाउएबल डिडक्शन, नॉट अलाउएबल डिडक्शन है। लेकिन तीसरा नंबर, बिल्डिंग खरीदते हो, बिल्डिंग खरीदते हो तो अलाउएबल डिडक्शन है। चौथा, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हो, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हो तो इसमें दोनों पार्ट है, तो इसका वाला पार्ट अलाउ नहीं होगा, बट दिस विल बी अलाउड, ठीक है। 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट, ये चारों पॉइंट, ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगर कोई अप्रूव्ड कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लेबोरेटरी, स्पेसिफाइड पर्सन था, अगर अप्रूव्ड पर्सन को इसमें सारा इंक्लूड हो गया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लेबोरेटरी, सब कुछ इंक्लूड हो गया इसमें। अगर अप्रूव्ड था और हमने इसको पे किया, पे फॉर साइंटिफिक रिसर्च, और आफ्टर दिस अप्रूवल कैंसल, अप्रूवल कैंसिल हो गया। अगर कोई अप्रूव्ड पर्सन था उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लेबोरेटरी, उसको हमने पैसा पे कर दिया, पैसा हमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए पे कर दिया था, राम मंदिर के निर्माण के लिए हमने उसको खोजने के लिए पे कर दिया था, या फिर कोविशील्ड के लिए पे कर दिया था, और बाद में क्या हुआ प्रॉब्लम कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कुछ कारण ऐसा हुआ जिस वजह से उस लेबोरेटरी का, आईआईटी का या यूनिवर्सिटी का या कॉलेजेस का अप्रूवल छीन लिया, तो क्या हमने जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसे दिए थे वो डूब गए, खत्म हो गया, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप सोच के बताओ कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। हमारी क्या गलती है, हमने तो जब अप्रूव था तब हमने दिया था पेमेंट। अब अगर उसने बाद में गलती कर दी तो मेरी क्या गलती है उसमें, मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। तो सिंपल सी बात है, जिस चीज़ में हमारी कोई गलती है ही नहीं, उस चीज़ का हमें सज़ा क्यों मिले। तो उस केस में क्या होगा कि अप्रूव्ड पर्सन को अगर हमने दिया था और बाद में उसका अप्रूवल खत्म हो गया, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। अब हम इसके एक प्रोविजन होता है,
ऑफ एसेट्स acquired for साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, एक प्रोविजन होता है इसी में सेक्शन 35 के अंदर में ही कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट्स आप खरीद करके लाए हो, मान लो प्लांट एंड मशीनरी खरीद करके लाए हो, अगर आप उसको सेल कर देते हो तो क्या होगा। जैसे आपको मैंने एक क्वेश्चन अभी करवाया था थोड़ी देर पहले रूल 8 का, उसमें क्या था कि 6 लाख वाला एसेट था, 8 लाख रुपए में बेच दिया तो 2 लाख रुपए एक्सेस में बेच दिया तो 2 लाख का कैपिटल गेन हो गया। लेकिन हर चीज़ को मैं कैपिटल गेन में अभी घुसा करके आपको नहीं बता सकता, क्योंकि फिर उसके लिए हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन होता है वो पढ़ना पड़ेगा। तो ये वाला जो प्रोविज़न है, ये वाला जो पार्ट है, हम तब पढ़ेंगे जब हम कैपिटल गेन का वो सेक्शन, वो चैप्टर पढ़ रहे होंगे, जब हम कैपिटल गेन पढ़ रहे होंगे और उसमें जब हम ये बात कर रहे होंगे कि हम डेप्रिसिएबल एसेट्स, यानी हम जो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स है उसका कैपिटल गेन निकालेंगे। लेकिन उसमें हम ये बात भी करेंगे तब जा करके कि जब डेप्रिसिएबल एसेट्स, जो डेप्रिसिएशन जिसके ऊपर ले रहे हैं, अगर उसको सेल करते तो क्या होता है, जब साइंटिफिक रिसर्च वाले एसेट्स को सेल करते तो क्या होता है, तो वो हम इकट्ठा पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम अगर मैं इसको पढ़ाने जाऊँ तो आपको पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि कैपिटल एसेट्स क्या होता है, फिर बताना पड़ेगा कि उसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो बतानी पड़ेंगी। तो फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग वहाँ पढ़ेंगे कैपिटल एसेट, जब हम कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब हम इस प्रोविज़न को वहाँ पढ़ेंगे। आप नोट डाल लो एक और इसको लिख लो कि इसको हम लोग कैपिटल गेन में पढ़ने वाले हैं। एंड जब सेकेंड लेक्चर होगा कैपिटल गेन का, तो आप मेरे को रिकॉल करवाओगे। वैसे मैं खुद ही बता दूंगा, रिकॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सेक्शंस रिकॉल करवाता हूँ लोगों को, तो आप मेरे को फिर भी रिकॉल करवाओगे, एक नोट डालोगे, एक पिंग करोगे मुझे और बोलोगे सर ये तो छूट गया, ठीक है। तो चलो इसको हम वहाँ करेंगे। अब साइंटिफिक रिसर्च वाला ख़त्म हो गया। अब 35 AD में 35 सेक्शन में दो बातें और रह गई। एक तो वो स्पेशल एक्सपेंसेस वाला, और एक तो स्पेशल एक्सपेंसेस वाली बात, और दूसरा स्पेसिफिक जो बिजनेस है उसके बारे में। तो ये स्पेसिफिक बिजनेस जो है उसका सेक्शन है सेक्शन 35 AD। ये याद रखना है। कैसे याद रखना है अभी बता रहा हूँ। AD एकमात्र यही सेक्शन है जो आप अंबानी से याद रखेंगे। अंबानी का डिमांड है भैया, अंबानी का डिमांड है। सेक्शन 35 AD अंबानी का डिमांड है। ए से अंबानी, डी से डिमांड, ए से अंबानी, डी से डिमांड, अंबानी का डिमांड है। तो ये जो स्टोरी है ये बिल्कुल फिक्टिशियस है, सिर्फ आपको सेक्शन 35 AD के अंदर का कंटेंट याद कराने के लिए है। अब एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम में आपको कोई एक पॉइंट दे देगा कि एक बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस तो कर ही रहा है, लेकिन उसने क्या किया, वेयर हाउस खोल लिया या कोल्ड चेन फैसिलिटी का भी काम कर रहा है। तो उस केस में उसने इतने 1 लाख रुपए का खर्चा किया, 10 करोड़ का खर्चा किया, तो उसका क्या करोगे, उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे। तो उसका 100% डिडक्शन मिल जाता है। 35 AD में भी क्या है, 100% का डिडक्शन मिल जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 100% का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। इसमें 3 एसेट्स को एक्सक्लूड किया है, वहाँ एक एसेट्स था, यहाँ 3 एसेट्स है। एक्सक्लूडिंग 3 असेट्स, लिख लेना इसको। नंबर 1 लैंड तो होगा ही, नंबर 2 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, शेयर, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर्स, ये होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो भैया आप बिजनेस कर रहे हो, एग्रीकल्चर, वेयर हाउसिंग, होटल वगैरह ये सब का, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा क्यों फंसा रहे हो फिर।
ठीक है ना। तो इसलिए इसका भी डिडक्शन नहीं देता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और तीसरा नंबर में गुडविल, अगर आप किसी का परचेस करते हो तो उसके ऊपर का भी खर्चा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये याद रख लो। अब मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी, और उस स्टोरी से आप 35 AD के अंदर के सारे कंटेंट याद रख लेंगे, ठीक है। यानी सारा का सारा आप टोटल 14 पॉइंट्स है, 14 तरीके का आपका वो बिजनेस है। उस बिजनेस में अगर आप पैसा लगाते हैं तो 100% का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। कौन लगा रहा है पैसा? अंबानी का डिमांड है। अंबानी का डिमांड है। कहाँ डिमांड है? इंडिया में। इंडिया में अंबानी जैसे लोगों का डिमांड है। इंडिया में अंबानी जैसे लोगों का डिमांड है, क्योंकि अंबानी क्या करते हैं? अंबानी बिजनेस करते हैं, और बिजनेस को बिजनेस की तरह भी करते हैं, और बिजनेस को ऐसा काम भी करते हैं कि वो गरीब लोगों की सहायता भी हो सके, ठीक है ना। तो स्टोरी लिखो, या तो स्टोरी लिखो, गवर्नमेंट ने एक मीटिंग करी और बोला कि हमारे पास तो अंबानी का बहुत डिमांड है, अंबानी का डिमांड है, डी 35 अंबानी का डिमांड है, यानी 35 लोगों का डिमांड है हमारे पास। 35 अंबानी का डिमांड है। अब उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिए। अब जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए तो उनको बोला कि देखो भाई, ऐसा है कि गरीब लोग जो है, एग्रीकल्चर जो करने वाले लोग हैं, एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं, उसको दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? पहला, वो सामान रखने की दिक्कत होती है, सामान ले जाने की दिक्कत होती है, ठीक है। जब वो शहर में आते हैं तो रहने की दिक्कत होती है। जब वो गांव वापस जाते हैं तो वहां भी रहने की दिक्कत होती है। वहां भी रहने की दिक्कत होती है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। लिखने की अगर जरूरत है तो आप लिख भी सकते हो इसको। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते चला, थोड़ा वीडियो पीछे कर करके लिखना, क्योंकि उतना सारा लंबा स्टोरी में लिखते चला जाऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने मीटिंग में बोला सब लोगों की, देखो भैया, कुछ लोग जो होते हैं एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, उनको क्या है, अपना सामान रखने में जो बहुत ज़्यादा गेहूं या धान की खेती हो जाती है तो उस चीज़ को रखने में दिक्कत होती है, इसलिए वो बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर आपके पास है फैसिलिटी, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वेयर हाउसिंग का काम कीजिए। वेयर हाउसिंग का काम कीजिएगा जहाँ पे वो रख सके अपना सामान, 100% डिडक्शन ले जाइए। अगर आप जो आलू होता है या फिर टमाटर होता है या फिर बहुत सारे ऐसे खेती होती है जो अगर आप गर्म जगह पे रखेंगे तो वो 1 से 2 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या फिर गांव से लेकर के घर तक, मतलब कि गांव से शहर तक आने में ज़्यादा टाइम लगता है, और ज़्यादा टाइम लगने की वजह से वो रास्ते में ख़राब हो जाता है, तो उसको ठंडे जगह पे रखना पड़ता है, रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है। उसके लिए आप कोल्ड चेन की फैसिलिटी दे दीजिए। उसके बाद जब एग्रीकल्चरिस्ट गांव से शहर आएगा तो उसको यहाँ रहने के लिए दिक्कत होगी, तो आप क्या करो, उन गरीब लोगों के लिए 2 स्टार से ऊपर वाला, सीधा 5 स्टार और 6 स्टार 7 स्टार मत खोल दो होटल, 2 स्टार से शुरू करो होटल खोलना, ताकि वो भी अफोर्ड कर सके, उनका जितना इनकम है उस हिसाब से वो अफोर्ड कर सके और वहाँ पे रह सके। तो 2 स्टार से ऊपर का होटल खोल दो, या फिर
जब वो घर वापस जाए और जो स्लम में जो एग्रीकल्चरिस्ट जो किसान स्लम में रहते हैं, आप स्लम का डेवलपमेंट करने का काम करो, स्लम का डेवलपमेंट करने का काम करो, ताकि वो जब घर जाए तो देखे अपने स्लम को, तो उनको दिक्कत ना हो, वो और खुश हो जाए। उसके बाद अगर कोई किसान शहर में ही बसना चाहता है, अगर कोई किसान शहर में ही बसना चाहता है, तो हाउसिंग प्रोजेक्ट पे काम करो। यानी अब हाउसिंग प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है, उस हाउसिंग स्कीम के अंदर में, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कीम के अंदर में हाउसिंग डेवलपमेंट का काम करो। इसके बाद इन सभी लोगों के लिए जो इतना दौड़ भाग करते हैं, गांव से शहर आते हैं, शहर से फिर गांव जाते हैं, इनके लिए आप क्या करो, अगर इनकी तबीयत खराब हो जाए तो कहीं तो इलाज करवाने जाएंगे, तो उसके लिए आप 100 बेड से ऊपर का हॉस्पिटल भी खोल दो, ठीक है। और अगर किसान कहता, अगर आपको भी किसानी करने में यानी खेती करने में अच्छा लगता है, अगर आपको भी खेती करने में अच्छा लगता है और आप खेती करना चाहते हो, तो देखो ये किसान जो खेती कर रहे हैं ना, उनको वो खेती करने दो। आप बी यानी जो अपना क्या होता है, हनी जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करने में लगाओ। बी हनी जो प्रोडक्ट है उसको मतलब कि प्रोड्यूस करने में अपना वक्त लगाओ, यानी बी कीपिंग करो आप। यानी उन किसानों को आलू, धान, गेहूं उगाने दो, आप जो है बी कीपिंग करो, उससे हनी बनाओ, ठीक है। तो ये हो गए थोड़े से एग्रीकल्चरिस्ट वाले काम। अगर आप ये करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज अगर बड़ा काम करना चाहते हो तो आओ ना भैया, हम आपको बड़ा काम भी देते हैं। आप फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करो, या फिर आप क्या करो, पाइपलाइन बिछाओ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। देखो बड़ा काम यही है, एक या तो आप फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करो, दूसरा क्रॉस कंट्री आप पाइपलाइन बिछाओ, गैस का पाइपलाइन। तीसरा नंबर, आप इनलैंड जो वाटर डिपो होता है उसके ऊपर कंटेनर रखने का काम करो, यानी इनलैंड कंटेनर डिपो खोलो। अब कोलकाता से कोई माल कहाँ जा रहा है, मुंबई, तो वहाँ पे जो इनलैंड अपना कंटेनर डिपो होगा, वहाँ पे कंटेनर्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, तो प्राइवेट जो कस्टोडियंस वगैरह होते हैं उनकी ज़रूरत है, और प्राइवेट डिपो की ज़रूरत होती है, तो वो वाला काम करो। अगर ये भी नहीं हो रहा और इससे भी बड़ा काम करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बिछाओ गैस का। एक और काम है, स्लरी पाइपलाइन बिछाओ। स्लरी पाइपलाइन क्या होता है कि आयरन ओरे जो होता है ना, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए स्लरी पाइपलाइन बिछाना पड़ता है, वो तो हार्ड होता है, तो वो बिछाओ, बहुत खर्चा लगता है उसमें। अगर इससे भी, और एक और काम रह गया बड़े कामों में, कि आप जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है देश में, उसको मेंटेन करने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए आप अपना पैसा यानी आप अपना बिजनेस खोल सकते हो। अच्छा, एग्रीकल्चर वाले में एक काम रह गया, वेयर हाउसिंग वाला जो था, वो वेयर हाउसिंग का स्टोरेज का काम शुगर के लिए स्पेसिफिक आप अगर आप खोलते हो तो वो भी आप कर सकते हो। वो तो वेयर हाउसिंग जो था मैंने पहले बताया था, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए था। शुगर क्या होता है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है, वो गन्ने से बनता है शुगर, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन उसके बारे में भी कहा गया है, क्योंकि चीनी मिल बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और चीनी मिल से जब शुगर निकलता है तो वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए आप उसके लिए भी काम कर सकते हो। तो ये आपको स्टोरी याद रहना चाहिए। आई थिंक ये स्टोरी याद रहेगा। क्या स्टोरी था, मतलब कि 35 अंबानी जैसा डिमांड है, 35 अंबानी जैसा डिमांड है सरकार को। क्यों? क्योंकि उसको कुछ बिजनेस करवाना है। तो मीटिंग में बुलाया और उसने बोला कि देखो, एग्रीकल्चर जो किसान है वो शहर आते हैं, और किसान के हित में आपको कुछ काम करना चाहिए, तो उनका सामान रखने के लिए वेयर हाउस खोल दो, या उनका सामान ले जाने के लिए कोल्ड चेन फैसिलिटी खोल दो, या फिर अगर वो शहर में आकर रहना चाहते हैं तो उनके लिए अफोर्डेबल 2 स्टार होटल से ऊपर का होटल खोल दो। फिर तबीयत ख़राब ना हो जाए इसके लिए हॉस्पिटल 100 बेड वाला खोल दो। या फिर अगर वो जब घर जाए तो उनको और खुशी मिले, इसलिए स्लम डेवलप कर दो। या फिर अगर वो शहर में ही रहना चाहें तो इसके लिए आप क्या कर दो, उनको मतलब कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में पैसा लगा दो। अगर या फिर वेयर हाउसिंग आप शुगर का कर सकते हो। और अगर आप एग्रीकल्चर में नहीं जाना चाहते और एग्रीकल्चर आपको पसंद है
मतलब एग्रीकल्चर के लिए काम नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपको एग्रीकल्चर करना पसंद है, तो आप देखो धान गेहूँ वगैरह मत उगाओ, आप क्या करो, बी कीपिंग करो, मतलब कि मधुमक्खी पालन करो, ठीक है ना। उसके बाद अगर बड़ा काम करना चाहते हो तो भैया फर्टिलाइजर का प्रोड्यूस करो आप, या फिर डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर करो, या फिर इनलाइन डिपोट का काम करो, या फिर स्लरी पाइपलाइन बिछाओ। दो तरीके का पाइपलाइन है, एक स्लरी पाइपलाइन बिछाओ, किसके लिए, आयरन ओरे के लिए, या फिर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बिछाओ, गैस पाइपलाइन। तो ये हो गया आपका टोटल 35 AD के अंदर का सारा कंटेंट और सारा बिजनेस। अब इसके अंदर में क्या है, 100% का डिडक्शन मिलता है, वो मैंने बता दिया आपको। 100% का डिडक्शन मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी और अब रेवेन्यू का भी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में 3 नहीं मिलता, गुडविल नहीं मिलता, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नहीं मिलता, और दूसरा नंबर में किसका नहीं मिलता भैया, मतलब कि तीसरा नंबर में लैंड का नहीं मिलता, ठीक है। तो 35 का जो स्पेसिफिक बिजनेस वाला था वो ये खत्म हो गया। अब एक बिजनेस और रह गया, वो होता है टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, और स्पेक्ट्रम परचेज करते हैं उसका बिजनेस। तो जैसा टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो हम खरीदते हैं लाइसेंस, उसके ऊपर में जैसे डिडक्शन मिलेगा वैसा ही स्पेक्ट्रम के लिए है। तो दोनों में से कोई एक पढ़ लेंगे तो दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम वो वाला बिजनेस पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, स्पेक्ट्रम या फिर टेलीकम्युनिकेशन का लाइसेंस। टेलीकम्युनिकेशन के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है। जो भी एयरटेल है, मान लीजिए एयरटेल एक कंपनी है, एयरटेल, इसने इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस देने के लिए क्या खरीदा होगा, लाइसेंस खरीदा होगा। किससे, गवर्नमेंट से। तो इसके केस में मान लो इसने लाइसेंस खरीद लिया 20 करोड़ में, ठीक है। तो इसने 2 टाइम पे लाइसेंस खरीदा जा सकता है, एक बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और दूसरा आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब क्या होता है, 20 करोड़ रुपया इसने पे किया, या तो यहां पे करेगा या तो यहां पे करेगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी ये पे करेगा आपको डिडक्शन मिलता है। अगर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इसने पे किया तो आपको डिडक्शन मिलेगा फ्रॉम द ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस्ड, यानी जब से बिजनेस स्टार्ट किया तब से मिलेगा। कब तक, जब तक लाइसेंस है। लाइसेंस का क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना, 20 ईयर्स, ठीक है, 2020 से 2040 तक, ठीक। अब यहाँ पे इसने पे कर दिया, कमेंस यहाँ हुआ बिजनेस। तो अगर हमने पेमेंट, लाइसेंस का पेमेंट हमने यहाँ कर दिया और कमेंस बिजनेस यहाँ से हो रहा है, तो हमें डिडक्शन कहाँ से कहाँ तक का मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा, ठीक है। यानी टोटल फी जितना पेड किया हमने, उसको हम डिवाइड कर देंगे 20 साल से, और पर ईयर जितना आएगा, यानी 20 है ये, 20 डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे, 1 करोड़ आ जाएगा। तो 1 करोड़ का डिडक्शन यहाँ से हम लेना शुरू कर देंगे। उसके बाद अगर मान लो पे इसने यहाँ नहीं किया, इसने पेड यहाँ किया 2022 में, और लाइसेंस कब तक है, 2040 तक, 2040 तक लाइसेंस है। 2022 में पेमेंट किया, 2040 तक लाइसेंस है। तो क्या हो गया, 18 साल। तो 20 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 18 से, और जो भी आएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, पर ईयर का डिडक्शन, ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा इसमें ये है कि जब हम सेल कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने बाई किया, ठीक है, पे हमने यहाँ कर दिया था और लाइसेंस हमको यहाँ से मिल गया। अब हमने क्या किया कि बीच में ही लाइसेंस को बेच दिया। तो अब क्या होगा, बीच में ही लाइसेंस को अगर हम बेच देंगे
तो मान लीजिए हमने 2020 में खरीदा था, 2040 तक का लाइसेंस था और हमने 2025 में बेच दिया, सेल कर दिया, तो इतना तो अनअमोर्टाइज रह गया ना, यानी इतने का बैलेंस मेरा बच गया था। डिडक्शन हमने कितने का ले लिया होगा? डिडक्शन हमने 5 साल का ले लिया, 21, 22, 23, 24, 25, 5 साल का 5 करोड़ हमने ले लिया, तो बैलेंस कितना बच गया होगा? बैलेंस हमारा 15 करोड़ बच गया ना। अब हमने क्या किया, ये जो सेल किया है ये मान लीजिए 20 करोड़ में सेल किया, 20 करोड़ में सेल किया, ये मान लीजिए 20 करोड़ में हमने सेल कर दिया। तो ये अब हमने 20 करोड़ रुपए में सेल कर दिया, तो अब क्या होगा इसका ट्रीटमेंट? हमने डिडक्शन तो 5 करोड़ ले लिया, 15 करोड़ का बैलेंस बचा हुआ है, 20 करोड़ में हमने सेल कर दिया, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अब ये देखिए, इसको 20 मत लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। इसको ले लेते हैं हम 22 करोड़। 20 में तो हमने खरीदा ही था, हम सोचते हैं कि हम और ज़्यादा में इसको बेचते हैं, तो 22 करोड़ में हमने इसको सेल कर दिया। तो अब क्या है, ये सेल प्राइस अगर इस वैल्यू से ज़्यादा होगा, हायर होगा दिस अमाउंट, अगर हायर होगा दिस अमाउंट, तो हम क्या करेंगे? टैक्सेबल करेंगे पीजीबीपी में हम टैक्सेबल कर देंगे। कौन से अमाउंट को? इसका डिफरेंस, या फिर ये अमाउंट विच एवर इज लेस। यानी सिंपल सा कहता है कि देखो भाई, तुमने एक स्पेक्ट्रम या लाइसेंस खरीदा और 5 करोड़ का डिडक्शन ले लिया, यानी तुमने कितने का फायदा उठाया? 5 करोड़ का फायदा हमसे उठा लिया। अब तुम इसको बेच रहे हो, तो हमसे जितना तुमने फायदा उठाया, अब क्या होगा? अब पीजीबी अगर इसे सेल कर दिया और सेल अमाउंट इस बैलेंस एमोटाइजेशन से ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? टैक्सेबल करेंगे, पीजीबीपी में टैक्सेबल करेंगे। जैसे ही हमारे पास ये अमाउंट, सेल अमाउंट एमोटाइजेशन से ज़्यादा होगा, तो हम टैक्सेबल करेंगे किसको? इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो, या फिर ये दोनों में से जो लिस्ट होगा यानी कम होगा। यानी सरकार कहती है कि भैया जितना फ़ायदा उठाया है हम आपसे उतना ही तो मैक्सिमम ले सकते हैं ना। पीजीबीपी में आपने क्लेम किया 5 करोड़, तो मैक्सिमम हम आपका टैक्सेबल कितना करेंगे? 5 करोड़। अब आपने उससे भी ज़्यादा में बेच दिया, तो वो चीज़ आप कैपिटल गेन में पकड़ लेंगे ना। इसीलिए सरकार कहती है कि यहाँ पे आपने जितने का डिडक्शन लिया हम आपसे उतना का रिकवर कर लेंगे। तो इसका और इसका देखना डिफरेंस, इसका डिफरेंस हो गया कितना? 7 करोड़, और ये है 5 करोड़। तो दोनों में लिस्ट कौन है? ये वाला। तो ये वाला हमारा पीजीबीपी में हो जाएगा टैक्सेबल, ठीक है ना। अब अगला क्या है कि सर अब ये तो बताओ कि 5 करोड़ तो टैक्सेबल हो गया, ठीक है, 15 करोड़ अनअमोटाइज था, तो इसका कुछ हुआ नहीं। लेकिन 2 करोड़ जो फायदा हो गया, 2 करोड़ अल्टीमेटली तो फायदा हो गया ना। देखो ये 20 करोड़ में इसने खरीदा था और 22 करोड़ में इसने बेच दिया, तो 2 करोड़ तक यहाँ फायदा हो गया। ये तो नलिफाई हो गया, यानी ये 5 करोड़ का पहले डिडक्शन ले लिया था और 5 करोड़ का इसको टैक्सेबल हो गया, तो ये नलिफाई हो गया। यहाँ 2 करोड़ का फायदा हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम? तो ये फिर इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कैपिटल गेन। तो ये कैपिटल गेन में टैक्स हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, क्यों होगा, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन में, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि ये जो सेल किया ना 22 लाख, ये अनएमोटाइजेशन से कम अमाउंट है, यानी मान लो 13 करोड़।
यानी कंपनी को तो नुकसान हो गया। देखो 5 करोड़ का डिडक्शन ले लिया था, 5 करोड़ का डिडक्शन ले लिया था, 15 करोड़ इसके पास बचे हुए थे कि 15 करोड़ का और डिडक्शन ले सकता था, लेकिन अब इसने कर दिया ट्रांसफर, यानी सेल कर दिया। तो सेल कर दिया तो 13 करोड़ में सेल किया, 13 करोड़ में सेल किया तो लॉस हो गया इसको कितने का, 2 करोड़ का। क्यों लॉस हुआ? अगर ये 2040 तक रखता, 2040 तक रखता तो 15 करोड़ का डिडक्शन ले सकता था, लेकिन अभी बेच दिया इसने तो 13 करोड़ का ही इसको फायदा हुआ, 2 करोड़ का हो गया नुकसान। तो अब इस 2 करोड़ का क्या होगा? तो 2 करोड़ का सिंपल सा है कि सरकार बोलती है इसका आप डिडक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको नुकसान नहीं होने देंगे, आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो आप इसका डिडक्शन ले लो 2 करोड़ का। लेकिन इस केस में एक और चीज हो सकता है। अब क्या हुआ, स्पेक्ट्रम अपना स्पेक्ट्रम हो गया, या फिर दूसरा चीज क्या हो गया, लाइसेंस। इसको पार्ट में भी हम बेच सकते हैं, पार्ट में भी बेच सकते हैं, ठीक है ना। एरिया वाइज हम बेच सकते हैं कि देखो दिल्ली का एरिया तुम ले लो, मुंबई का एरिया हमको दे दो, तो पार्ट वाइज हमने बेच दिया। तो मान लीजिए पार्ट में बेचा हमने, पार्ट में बेचा, पार्ट सेल किया, और ये पार्ट सेल किया तो कम में सेल करेंगे, तो 6 करोड़ में सेल किया, मान लो पार्ट में सेल किया तो कम में सेल किया, तो 6 करोड़ में पार्ट लाइसेंस सेल किया, तो अपने पास भी है, अब लाइसेंस अपने पास भी है, तो हम एमोटाइजेशन हम भी क्लेम कर सकते हैं। एमोटाइजेशन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो एमोटाइजेशन हम भी क्लेम कर सकते हैं और वो भी क्लेम करेगा। तो अब उसके बारे में वो समझे, हम तो भैया अपना निकाल रहे हैं ना, हम लाइसेंस वाला हैं, तो हमारे पास बैलेंस भी बचा हुआ है और हमने कुछ बेच भी दिया। तो अब इस केस में कैसे हम निकालेंगे? तो सिंपल सा है, आपको क्या करना है, जो एमोटाइजेशन अमाउंट है उस एमोटाइजेशन में से आपको जो सेल कर दिया आपने, 6 करोड़ का तो सेल कर दिया ना, तो इसको हटा दो एमोटाइजेशन में से, तो 6 करोड़ का लेस कर दिया, और जो भी रेसिडुअल बचा हुआ है पीरियड, यानी 25 से 40 तक बचा हुआ है, यानी 35 साल बचा हुआ है, तो इस 35 साल से डिवाइड कर दो वापस से, जितना निकल करके आ जाएगा, यानी ये 9 हो गया, और 35 साल से डिवाइड कर दो, ये जितना निकल करके आ जाएगा उतना ही हम हर साल डिडक्शन लेते चले जाएंगे। तो सेम चीज़ ये कैलकुलेशन आपका स्पेक्ट्रम में भी होता है और यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो ये तरीके से आपका स्पेशल केस जो है, स्पेशल जो बिजनेस टाइप का है वो होता है समाप्त। अब हम चलते हैं 35 के अंदर में उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने कि स्पेशल एक्सपेंस है उसके बारे में क्या होता है। अब 35 के अंदर में कुछ स्पेसिफिक ऐसे मतलब खर्चे के बारे में बात करता है, 5 तरीके के खर्चे के बारे में बात करता है। स्पेशल लिखो, स्पेशल एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, स्पेशल एक्सपेंडिचर, 5 तरीके का एक्सपेंडिचर है स्पेशल। एक हो गया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, एमलगमेशन एंड डीमर्जर एक्सपेंस, उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए जो पेमेंट करते हैं वो वाला एक्सपेंस हो गया। एम्प्लॉय के लिए स्किल डेवलपमेंट करते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, उसके लिए कुछ खर्चा करते हैं, या फिर एग्रीकल्चर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसकी खेती और अच्छे तरीके से कैसे की जाए, ये सब समझाने के लिए हम प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। तो इस दोनों में ये 1 2 3 4 5 तरीके का खर्चा हो गया ना, इसको लिख लो। इसमें 20% मिलेगा पर ईयर, ठीक है, इसमें मिलेगा 20% पर ईयर, इसमें मिलेगा 20% पर ईयर, इसमें मिलेगा 100%, इसमें मिलेगा 100%। खत्म हो गया कहानी।
प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर आपने कुछ किया, हर साल 20% का खर्चा आप ले लो। अमालगमेशन डिमर्जर के लिए आपने कुछ खर्चा किया, उसके लिए आप एमोटाइजेशन हर साल 20% ले लो। उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट कोई एम्प्लॉय करके जाता है, उस पर खर्चा होता है, आप उसको पेमेंट करते हो, तो उसका भी आप 20% हर साल आप खर्चा ले लो। अगर स्किल डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉय के स्किल डेवलपमेंट के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप 100% का डिडक्शन ले लो। और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए 100% डिडक्शन ले लो। अब इसमें कुछ बातें हैं, इन सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रीलिमिनरी वाले में छोटा सा 2-3 पॉइंट है, वो समझने वाली बात है। अब वो समझने वाली क्या बात है, तो सबसे पहला ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है ये होता क्या है। तो भैया जो आरओसी को पेमेंट करते हो ना, लीगल फी जो करते हो, प्रोजेक्ट बनाने का काम जो करते हो, रिपोर्ट बनाने का जो काम करते हो, यानी कॉमेंस होने से पहले का खर्चा या कॉमेंस होने के बाद अगर बिजनेस एक्सटेंड करने का खर्चा करते हो, बिजनेस को अगर और बढ़ाना चाहते हो या एक यूनिट अपना बनाना चाहते हो, तो उसके लिए अगर आप खर्चा करते हो, यानी आप बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हो, ठीक है, या बिजनेस ओपन करना चाहते हो, कॉमेंस करना चाहते हो, तो दोनों काम में जो खर्चा करते हैं उसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ही कहते हैं। अब ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, मैक्सिमम एक्सपेंस कितना हो सकता है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का खर्चा, अब मान लो 1 करोड़ की कंपनी बना रहे हो, यानी कैपिटल में आपका 1 करोड़ रुपया है और 1 करोड़ रुपया आपने खर्चा कर दिया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में, यानी आरओसी के फी के लिए, यानी 10,000 रुपये की कंपनी बना रहे हो और 10,000 रुपये आपने दे दिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही, हम जैसे लोगों को दे दिए आपने 10,000 रुपये आरओसी बनाने के लिए और 10,000 रुपये का आपका कैपिटल है। तो भैया ऐसे थोड़ी होगा, कैपिटल एम्प्लॉय आपका 10,000 रुपये और 10,000 रुपये आपने दे दिया तो उसका हम खर्चा थोड़ी दे देंगे, नहीं देंगे। इनकम टैक्स कहती है कि भैया 5% होगा, ये 5% किसका, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का। ठीक है ना, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड का। अगर इसमें थोड़ा सा और अंदर जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो 35 AD वाला मैंने बिजनेस बताया था, वो एग्रीकल्चर वाला, वेयर हाउस वाला, कोल्ड चेन फैसिलिटी, उस केस में अगर आप वो वाला प्रोजेक्ट कर रहे हो या उसके लिए आप खर्चा कर रहे हो और वो बिजनेस खोल रहे हो, तो उस केस में आप शेयर जब इशू करोगे, तो अगर प्रीमियम पे शेयर इशू करोगे तो हम उसको कंसीडर भी नहीं करते कैपिटल एम्प्लॉयड में। ठीक है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, जो शेयर कैपिटल है प्लस रिजर्व इन सरप्लस, या फिर इधर एसेट्स में से लेस कर लो अपना शॉर्ट टर्म। तो जो 35 AD वाला है उसमें आप डिवेंचर अगर इशू किया तो उसको कंसीडर नहीं करते, प्रीमियम पे इशू किया उसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है ना, तो फिलहाल उतना अंदर नहीं जाना है अभी, ऊपर से ये जान लो कि 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैक्सिमम दे सकते हैं हम इसके लिए। ये हो गया टोटल अमाउंट 5%। 5% दे के कन्फ्यूज मत हो जाना, प्रोजेक्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 2 करोड़, तो आप याद करोगे अरे 5% मिलता था मैक्सिमम, 5% मिलता था मैक्सिमम, तो इसका 5% निकाल करके 10 लाख रुपए निकाल दोगे, 10 लाख, और ये इसका डिडक्शन लेकर के, यानी ये 2 करोड़ का, 2 करोड़ का यहाँ लिखो 2 करोड़ है, तो इस 2 करोड़ का 5% आप निकाल दोगे, कहोगे ये मिलता था मैक्सिमम, और 10 लाख रुपए डिडक्शन दे करके चले आओगे। तो जब 10 लाख रुपए डिडक्शन है, मैक्सिमम अलाउएबल डिडक्शन है, लेकिन हर साल, एक साल में तो 20% ही मिलेगा इसका। समझ रहे हो बात को, आपको दिया है सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 2 करोड़, तो 2 करोड़ का 5% इज द मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट फॉर द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और यू आर अलाउड टू डिडक्ट ओनली 20% ऑफ दैट 5%। ठीक है, यानी
प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का जितना भी टोटल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है उसका 20% ही आप एक साल में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा। प्रीलिमिनरी खत्म हो गया। ये इसका सेक्शन आप याद रखना चाहते हैं तो 35D है। D तो इस तरीके से आपका सेक्शन 35 खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमारी क्लास भी खत्म होती है। आज के लिए काफ़ी है, 2 घंटे का लेक्चर हो गया लगभग, ठीक है। तो जो अगला लेक्चर आएगा अपना उसमें सेक्शन 44 होगा। एक्सक्लूसिव ऑफ सेक्शन 44 में कराने वाला था, लेकिन शुरू का जो 10 मिनट का लेक्चर होगा, 10 से 15 मिनट लगेगा आपका सेक्शन 36 के लिए। आज आपका माइंड भी काम करना बंद कर दिया होगा, तो इसलिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सेक्शन 44 पूरा का पूरा होगा और सेक्शन 36 भी होगा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको सेक्शन 44A भी पढ़ना है, टैक्स, अगर आपको सेक्शन 44A भी पढ़ना है तो आप टैक्स ऑडिट अगर पढ़ना चाहते हो, फॉर्म 3CD पढ़ना चाहते हो, तो हमारे पास वीडियो मैंने डाल रखा है पहले से ही। ऑडिट वाले प्लेलिस्ट में जाना और ऑडिट CA फाइनल ऑडिट वाले प्लेलिस्ट में जाना। फिजिकल लॉ के अंदर में मैंने जो लास्ट वीडियो डाला है वो वीडियो आपका 44A भी, उसमें मैंने पूरे समझाया हुआ है। फॉर्म 3CD पूरे से समझाया हुआ है, क्लॉजेस पूरे ठीक से समझाया हुआ है। तो इसके लिए, इस चैप्टर के लिए वो रेलिवेंट है, तो आप उसको भी देख सकते हो। वैसे अगर नहीं देखना चाहते तो भी कोई बात नहीं है। हम 44 का सेक्शन जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो सारा का सारा हम वहाँ पे भी पढ़ के चलेंगे। 44 सेक्शन पूरा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूँगा कि इस वीडियो से देख लो, उस वीडियो से देख लो, नहीं, सारा हम यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए भैया, और इसको थोड़ा सा शेयर ज़्यादा कीजिए, सब्सक्राइबर बहुत चाहिए मुझे, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच।